चाहते हैं प्रतीक इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ। जिस वक्त मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस डालता था ना ट्रेडिंग की, कोई इन्फ्लुएंसर था ही नहीं इस इंडस्ट्री में। तुम्हारा इस बारे में क्या कमेंट है? लोग जो है अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं। लाइफस्टाइल कंटेंट दो टाइप के आते हैं। एक तो है, एक आपको पता है काफी फेमस यूट्यूबर है पौ साहब, पेल्विश जाधव। तो उसने वो दिखा रखी थी अपनी पोर्शे दिखा रखी थी रेंट की, और वो कैसे एक्सपोज भाई साहब ये तो रेंट की पोर्शे है। मतलब बिना ट्रेड करे आपने स्टॉक मार्केट पढ़ाई है। एट द टाइम व्हेन आई वाज 90, वहाँ से उस टाइम opportunity मैंने मिली। वहाँ से अराउंड 15 लाख प्लस बना लिया। जिसको सुनो थोड़ा सा, जिसने पैसा कमा लिया, हमें दुबई शिफ्ट होना है। सर इसका पूरा स्कैम बता देता हूँ क्या सीन है। उसके पर्सनल मैसेजेस अभी ट्विटर पे लीक हो गए थे थोड़े टाइम पहले, जिसमें वो लोगों को बोलता था तुम 2 लाख रुपए दो, 2.5 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें इतना रिटर्न बता रहा हूँ। डीप टॉक्स यानी बातें गहराइयों की, बातें पैसों की। आज दोस्तों जिस गेस्ट को हम लेके आए हैं उसके साथ हमारी बहुत रेड हॉट डिस्कशन होने वाली है। क्यों रेड हॉट बोल रहा हूँ? क्योंकि आज मैंने, मेरी को होस्ट पूजा जी ने और उन्होंने तीनों ने रेड कलर की लेकोस्टे ब्रांड की टी शर्ट पहनी है। ये एक इत्तेफाक है, बाई चांस ऐसा हो गया तो हमने इसको आज रेड हॉट डिस्कशन का नाम दे दिया। क्योंकि लेकोस्टे तो हमें कोई स्पॉन्सरशिप दे नहीं रहा। 3,000 से उन्होंने बड़ा के अपनी जो टी शर्ट है वो 9,000 की कर दी है, लेकिन कोई डिस्काउंट ही नहीं देते वो। खैर, तो आज जिस गेस्ट को हमने बुलाया है उनकी अगर मैं आपको अचीवमेंट्स को गिनवाऊं तो आप लोग शायद दंग रह जाएं सुन के कि यूं ही कोई 19 साल की उम्र में करोड़पति नहीं बन जाता। आज वो 19 साल से थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन व्हेन ही वाज 19 ही वाज अर्निंग इन मिलियंस। उनका कई सारे बिजनेसेस हैं, जिसमें कि एक है ट्रेडिंग, जिसके लिए हमने उन्हें यहाँ इनवाइट किया है। तो आज समझेंगे उनकी क्या स्ट्रेटजी है, आज समझेंगे वो क्या करते हैं, और आज उनसे ये भी समझेंगे कि अदर देन ट्रेडिंग वो क्या करते हैं, क्या क्या बिजनेसेस हैं उनके, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने आप किया है। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने माँ बाप से कोई पैसा नहीं लिया। हर बिजनेस को बिल्कुल सड़क से उठा के वो आसमान तक लेके गए हैं, और सब कुछ उन्होंने पैसा, इंटेलिजेंस, दिमाग, आइडिया सब कुछ अपना ही यूज़ किया है। किसी से मांगा नहीं है, किसी से उधार नहीं लिया, इवन अपने पेरेंट्स से भी उधार नहीं लिया या पैसे नहीं मांगे उन्होंने। सो दोस्तों, मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस स्टेज पे आज बुलाते हुए मिस्टर प्रतीक साहनी को, जो आज हमारे गेस्ट हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बड़े इंस्पायरिंग व्यक्ति हैं। सो वेलकम प्रतीक, थैंक यू वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच सर। एंड आप दोनों को थैंक यू बोलना चाहूँगा, दीदी एंड दीपक भैया। काफ़ी इंस्पायर होता हूँ मैं आपसे, खैर स्पेशली ट्रेडिंग में। एंड भैया से रिसेंटली, मैं आज तक ऐसा कोई भी ट्रेडिंग फैमिली के अंदर ऐसा मेंबर नहीं होगा जिनसे मैं अभी तक कनेक्ट रहा हूँ, सिवाय सर आपके। तो थैंक यू सो मच यहाँ एक बार पॉडकास्ट पे इन्वाइट करने के लिए। नहीं, पॉडकास्ट तो ये हमारा सेकंड है, पहला वाला तो बाई चांस उसमें कोई टेक्निकल एरर आ गए तो वो चला ही नहीं। हाँ। प्रतीक, आप हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो। हम आपस में दोनों कई बार आपकी बात करते हैं कि इतनी कम एज में हम लोगों को आपसे इंस्पायर होना चाहिए, हमारे बच्चों को आपसे इंस्पायर होना चाहिए कि आपने अपनी जर्नी जब शुरू करी, जैसे इन्होंने बताया 19 ईयर में शुरू करी, और अभी आप 22 के हो और आप इतने सक्सेसफुल हो। तो हम ये जानना चाहते हैं प्रतीक इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ। मैं आपको पूरी इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। जैसे सर ने एक चीज़ बोली एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि किसी की कभी हेल्प नहीं ली शुरू से। एंड मैं इस स्टॉक मार्केट के अंदर, शायद इन्फ्लुएंसर्स में बोलूँगा, नॉट इन द स्टॉक मार्केट्स, जिस वक्त मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस डालता था ना ट्रेडिंग की, उस वक्त मैंने हार्डली कोई इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे। 1-2 इन्फ्लुएंसर्स होते थे जो कि आज मिलियन चैनल पे पहुंचे हुए हैं, उसके अलावा कोई इन्फ्लुएंसर था ही नहीं इस इंडस्ट्री पे। तो इस ट्रेडिंग की लॉस जर्नी को, इस ट्रेडिंग की जर्नी को जितना मैंने डीपली देखा है, हालांकि शायद ही कोई इतना पुराना इन्फ्लुएंसर होगा जिसने देखा होगा, क्योंकि यूजुअली लोग ट्रेडिंग छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए, बट मैंने अभी तक ट्रेडिंग अपनी कंटिन्यू रखी। एंड मैं बोलूँगा मेरे को 4 साल हो गए हैं इस फील्ड में, 3 साल आई हैव मेड लॉसेस। खैर, मैं एक ऐसा इन्फ्लुएंसर था जिसने जोश स्टॉक्स पे, मेरी 2 साल पहले जोश स्टॉक्स पे मैं फीचर हुआ था, वहाँ पे आई हैव सेड मैंने इतना, यानी 21 से 22 लाख रुपए का लॉस किया हुआ था। एंड वो लॉस बताने वाला, उस टाइम सब लोग प्रॉफिट्स दिखाते थे कि यार इतना प्रॉफिट हो रहा है, दिन का 1 लाख बन रहा है, 2 लाख बन रहा है। आजकल तो फेक P&Ls भी, काफ़ी क्लोन ऐप्स भी फेमस हो गए हैं, ज़ेरोधा के हो हैं, किसी के हो। बट उस टाइम के अंदर मैं एक ऐसा इन्फ्लुएंसर था, मैंने कहा
एक बार ऑनेस्टी पे चल के देखते हैं। और खैर यही ऑनेस्टी, आज जाके किसी से डर नहीं लगता, आज वी आर वेरी जेन्युइन एंड एट द एंड 3 साल लॉस करने के बाद अब हम प्रॉफिट बना लेते हैं। तो इसकी एक मैं आपको बताऊंगा, मेरे पेरेंट्स आर वेल सेटल्ड, राइट। मेरे पेरेंट्स यूएसए के अंदर रहते हैं शुरू से ही, एंड मैं 2002 के अंदर मेरे पेरेंट्स यूएस फ्लाई कर गए थे क्योंकि उनको बिजनेस करना था वहाँ पे। तो मैं शुरू से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा हूँ एंड आई स्पेंड द बेस्टेस्ट टाइम, स्टिल आई एम विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो काफ़ी अच्छा टाइम बीतता है उनके साथ। तो जो जब मेरे पेरेंट्स यूएस के अंदर गए थे तो मेरी स्कूलिंग सारी यहीं पे हुई, दिल्ली के अंदर ही हुई, ब्रॉन अप ब्रॉट अप सब कुछ यहीं था मेरा। एंड जब मेरी 10th कंप्लीट हुई, ऐसे मैं बताऊँ मेरी जो स्कूल लाइफ थी, मैं बहुत हाई स्कोरर बच्चा नहीं था, बट स्टिल मैं उस टाइम पे एक बिलीव करता था, मेरे पे एक इनफ इंटेलिजेंस थी, क्योंकि मैं शायद पढ़ाई पे थियोरेटिकल पे इतना बिलीव ना करूं, बट एट दैट टाइम ऑल्सो कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ें होती थी मैं वहाँ पे ज़्यादा आगे रहता था हमेशा। इवन मेरे को गैजेट्स का बहुत ज़्यादा शौक था, तो उस टाइम मेरे को गैजेट्स की सारी इन्फॉर्मेशन होती थी। जब शायद क्लास में बच्चों से पूछो कि आईपैड का कौन सी नई जेन आ रही है, आईपैड में ये क्या होता है, इवन लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं पता होता, तो मैं iOS एंड्रॉइड के एक एक चीज़ बताता था। स्ट्रीट स्मार्ट। यस, तो शायद तो वो वाली चीज़ें, मतलब आई वॉज वेरी क्यूरियस एंड आई हैव दैट इंटेलिजेंस। एंड देन जब मेरी 10th खत्म हुई, 10th मेरी खत्म हुई, उस वक्त मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे। अब ये ना मेरे को स्कूल का सिस्टम पसंद नहीं आता, बट आपको पता होगा शायद स्कूल में जब तक आपकी उतनी CGPA नहीं आए, वो आपको फेवरेट सब्जेक्ट्स देते ही नहीं है, विच आई रियली डोंट बिलीव इन दिस सिस्टम, क्योंकि कुछ नहीं पता होता, शायद 10वीं में वो ऐसा है, क्या पता 11वीं 12वीं में वो अच्छा स्कोर कर ले। तो 10th में मेरे CGPA वॉज वेरी लो, एज मैंने बताया मैं नहीं पढ़ता था ज़्यादा, तो मेरे को ना आर्ट्स मिल गई, ह्यूमैनिटीज़ मिल गई। क्या आर्ट्स भी नहीं बोलूँगा, ह्यूमैनिटीज़ से भी एक गया गुजरा सब्जेक्ट होता है वोकेशनल। तो मेरे स्कूल में ह्यूमैनिटीज से एक नीचे का सब्जेक्ट था वोकेशनल, जिसमें फूड प्रोडक्शन, फैशन डिजाइनिंग और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आते थे। एंड मैंने भी ठान लिया मेरे को ये करना नहीं है, ठीक है। अब मेरी ग्रैंड मदर ने कहा कि यार ये स्कूल का नाम है, करना तो यहीं से ही है। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, मैं पढ़ूंगा नहीं। तो अब एट द एंड मेरा स्कूल चेंज नहीं कराया गया और मैंने अपनी 10th वहाँ से कंप्लीट करी। एंड जब 11th मैंने कंप्लीट करी और मेरे वहाँ पे बहुत ही कम मार्क्स आए, बिकॉज मेरे को सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं था। एंड देन लेटर ऑन मैंने अपना सब्जेक्ट शिफ्ट किया, स्कूल शिफ्ट किया, एंड मैंने कॉमर्स वापस ली, जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट था। परस्यू करना था। एंड 12th में मैंने आई स्कोर्ड अराउंड 85%। Oh, that's wonderful. Yes. 85% is a good इट achievement. वाज अ गुड अचीवमेंट। तो आफ्टर 12th में मैं बताऊं आपको, 12वीं के बाद ना एक हमेशा एक एवरेज बच्चे को क्या होता है यूजुअली, कि कोई CA करेगा, कोई किसी को होता है कॉलेज। बेसिक सिस्टम क्या होता है, कॉलेज जाओ फिर नौकरी करो, या जो भी अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो एंड ऑल। मेरा वो सिस्टम था ही नहीं। 12वीं के बाद हमने 12th तक भी कोई कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर रखे थे, कौन सा कॉलेज जाना है। मेरा एक ही चीज़ था, जो एक होता है ना एक अमेरिकन ड्रीम चाइल्ड था मैं उस टाइम पे, कि 12वीं के बाद सीधा US निकलना है। और ये मेरे फादर और मेरी बात हो रखी थी कि 12वीं में अगर मार्क्स लाएगा तो फिर US आ जाएगा, नहीं लाएगा तो बैठे रहियो। और मैं 12th में अच्छे मार्क्स लाया, शायद वही इंस्पिरेशन थी, एक गोल बना रखा था, एंड आई हैव स्कोर्ड वेल। 12th खत्म हुई एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड। सब लोग कॉलेजेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, कॉलेज ढूंढ रहे थे, DU के लिए देख रहे थे, जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहे लोग एंट्रेंसेज के एग्जाम दे रहे थे। और उस टाइम पे मैं खाली बैठा था, मैं कहा मेरे को तो US जाना है। अब सडनली आ गया कोरोना वायरस, एंड कोविड ने मेरे को फाइनेंशियल तो नहीं बोलूँगा कि उस टाइम मैं क्या ही कमा रहा था, बट सबसे ज़्यादा इफेक्ट मेरे को मेंटली किया। एट दैट टाइम आई स्टिल रिमेंबर, आज मैं बोल सकता हूँ शायद वो डिप्रेशन तो नहीं, बट बहुत बुरा पीरियड था। 2 दिन तक मैंने इवन शायद मुश्किल से खाना प्रॉपर छोड़ ही दिया था, और मैं खाली बैठा हुआ था एक रूम के अंदर। तो 12th के बाद जब मेरा प्लान था पूरा कि यार बाहर जाना ही जाना है एट एनी कॉस्ट, वो सीधा बंद हो गया। वीज़ाज ऑफिस सारे बंद हो गए, पासपोर्ट भी नहीं था, पासपोर्ट ऑफिस सारे बंद हो गए। तो दिस वाज द स्टोरी। एंड एट देन स्टॉक मार्केट्स में एंट्री कैसे हुई, कि मेरे फैमिली में कोई है, ठीक है, जिनका अराउंड 40 साल से ज़्यादा का काम है स्टॉक मार्केट्स में, एंड मैं बोलूँगा इज़ द किंग ऑफ द स्टॉक मार्केट। मैं मानता हूँ उनको, कहाँ से कहाँ उठे हैं। पर्सनल अगर आपको बोलूँ, इतनी पर्सनल नेटवर्थ है कि शायद, हालांकि स्टॉक मार्केट में जितने लोग देखते हैं, सोशल मीडिया पे जितना देखते हैं, वो उनका 1.1% भी वो वहाँ तक अचीव नहीं कर पाया अभी तक। तो उनसे इंस्पिरेशन मुझे मिली थोड़ी कि यार ये स्टॉक मार्केट्स करते हैं, वहाँ मैंने अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करी। जब मैं प्रतीक से पहली बार मिला, आज से करीब 2 साल या 1 साल पहले, तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, क्योंकि इन्होंने मुझे ये बताया। मैंने कहा भाई क्या करते हो, तो जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने कहा इसके 8 बिजनेसेस हैं। मैं तो वहीं झटका खा के गिर गया कि भाई इतना छोटा सा बच्चा और 8 बिजनेसेस। तो प्रतीक, जरा अपने 8 बिजनेसेस के बारे में बताओ, और फिर ये बताओ कि सबसे ज़्यादा किससे कमाते हो। मैं आपको टॉप बिजनेसेस बताता हूँ। सबसे पहला बिजनेस अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट से ही शुरुआत हुई थी, एंड ट्रेडिंग ही स्टार्टिंग करी। दूसरा बिजनेस है मेरा, एक कॉफ़ी स्टार्टअप है मेरा। तो वो मेरा कॉफ़ी स्टार्टअप है, कार्ट है बेसिकली, कार्ट चलती है, और हमारा इंडिया में ओनली स्टार्टअप है जो कॉफ़ी कार्ट पे लाइव कॉफ़ीज बनाता है, नॉट द प्री मेड। तो अभी तक जो एक ब्रांड में कॉफ़ी स्टार्टअप बन रखा है वो हम ही है। मेरा एक कॉफ़ी का स्टार्टअप है जिसमें हमने 14x रेवेन्यू ग्रोथ कर लिया है। यानी जब मैंने स्टार्ट किया था, आज रेवेन्यू अगर कंपेयर कर दो वो 14 गुना है। इवन हमारी जो अर्निंग्स भी है वो 14x हो चुकी है। और पूरे पैन इंडिया हमने 24+ हमारी फ्रेंचाइजीज ओपन हो चुकी है इस वक्त। तो साथ के साथ मेरा ये कॉफ़ी का एक स्टार्टअप भी था। तीसरा सोशल मीडिया, डेफिनेटली इट्स अ
अ बिग बिजनेस। सोशल मीडिया पे ब्रांड डील्स आते हैं डेफिनेटली। जो हम फाइनेंस वाले लोग होते हैं ना, आप लोगों को तो पता ही है, जो फाइनेंस वाले बंदे होते हैं उनको ब्रांड डील्स अच्छी खासी आती है, बिकॉज वी पोस्ट द जेन्युइन कंटेंट, ठीक है, वहाँ से पैसा आता रहा। चौथा एजुकेशन बिजनेस भी था कि मैं शायद 19 साल के अंदर जब स्टॉक मार्केट सीख रहा था, फिर बोलूँगा जब मैं सीख रहा था, मुझे आता भी नहीं था बट मैं सीख रहा था, मैं उस टाइम पढ़ाता भी था। मतलब बिना ट्रेड करे आपने Yes. स्टॉक मार्केट पढ़ाई है? At the time when I was 19, जस्ट 19? तो just लोग 19, आ जाते थे सीखने जैसे? बिल्कुल आते थे। अब आज पूछ सकते हो, आज शायद पीपल आर वेरी मच मतलब अवेयर एंड स्मार्ट, बट एट दैट टाइम जो मैं पढ़ता था ना अपने इंस्टीट्यूट से, वही इनको कॉपी करके पढ़ाते था। जो मैंने कॉपी टू कॉपी वहां से पढ़ा, वही बुक का पैराग्राफ अभी तक मेरे ना लैपटॉप के अंदर ना मैंने देखा है, वो फाइल पड़ी हुई है। एंड ये होते हैं ना निज्म की बुक्स होती है, NISM की जो बुक्स हाँ। होती है, या NCFM का कैपिटल डीलर्स मॉड्यूल, ये सारे ये मॉड्यूल वहां से पढ़ता था, वो मुझे मॉड्यूल ही पढ़ाते थे, मैं सेम कॉपी पेस्ट करके लोगों को पढ़ाता था, सेम कॉपी पेस्ट सेम बिल्कुल। कॉपी पेस्ट करके। बट ये भी टैलेंट है कि कहाँ से उस टाइम मैंने अपॉर्चुनिटी वहां से अराउंड ये पढ़ा के 15 लाख प्लस बना लिया था, कॉपी टू पेस्ट एट द करके। एज ऑफ 19? 20 तक हो गया था तब, नॉट 19 नहीं, 20 तक मैंने 15 लाख जनरेट कर लिए थे वहां से। और उस टाइम पे तो शायद अगर मैं अपना खुद से पूरी मेहनत से वहां पे करता काम, क्योंकि मैंने क्या था, पैसा आ रहा था, नई नई हवा थी, अरे क्या करना है महीने का 2 लाख आ रहा है, छोड़ो, अगर मैं करता तो इट कुड बी अराउंड 2 CR आराम से, क्योंकि उस वक्त लोग पागल थे सीखने के लिए। क्योंकि कोविड था, घर बैठ के लोगों को काम करना था, तो Yes. इसलिए उनको कुछ ऐसा ही और मेरे चाहिए। अंदर एक ऐसी चीज थी, स्टेगनेंट वाला एक होता है ना, जब एकदम से महीने का पर्सनल आप 1.5 लाख 2 लाख ऐसे ही आ रहे हैं, 2.5 लाख पहुंच गया, तो बस मैंने उसके बाद कभी ग्रो करना सोचा ही नहीं, मैं 2.5 लाख हैं ठीक है। फिर आगे की जर्नी स्टार्ट हुई, तो उस टाइम मैंने 15 लाख कॉपी करके जनरेट किया, तो मैं कोर्सेज में तब से बेचता था, और सिर्फ इंस्टा स्टोरी पे, मैं कहीं पब्लिक नहीं डालता था उसको, इंस्टा स्टोरी पे डालता था, कोई पोस्ट नहीं, कोई एड्स नहीं, कुछ नहीं चल रही, सिर्फ स्टोरीज पे। तो पहली मेरी अर्निंग वहां से स्टार्ट हुई, जो कि एट द एंड स्टॉक मार्केट ने सारा कुछ यहाँ पे ले लिया। तो ये मेरे टॉप 5 बिजनेसेस हैं। अब बात करते हैं बाकी जो मेरे पर्सनल 8 बिजनेसेस जिसको मैं बोलता हूँ, सीधे मैं आज यहाँ पॉडकास्ट पे कहूँगा, इट्स जस्ट ऑल फॉर द इन्फ्लुएंसिंग। छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, बट ये आपकी प्रोफाइल में जुड़ते रहते हैं। अब मैं अगर मान लो मेरे 5 बिजनेस मेन है, अगर मेरा थोड़ा छोटा सा और भी कोई बिजनेस है, तो मैंने उसको ऐड ऑन कर रखा है अपने 8 बिजनेसेस के साथ। ओके, प्रतीक एक बात बताओ, हाँ जी। मेन बिजनेस आपका है ट्रेडिंग, यस। एंड आई थिंक वो सबसे ज्यादा किक भी देता आप है मेन आपको। किस सेंस में पूछ रहे हो, पैसे में या किस में? किक, हाँ, किक, किक। सही बात है। पैसे में मैं नहीं कहूंगी, हम्म। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन में हमारा माइंड भी फिर डाइवर्ट होता है। बट हाँ, जो सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है, जैसे अगर मेरे को भी आज 4 काम करने हैं, लेकिन ट्रेडिंग इज लाइक माई सोल, मेरे को उसी में ही मजा आता है। तो उसमें आजकल बहुत चल रहा है कि 2% रिटर्न महीने की बनाई जा सकती है। तो अगर मेरे पास 1 CR है और 2% रिटर्न है, तो ठीक है, 2 लाख रुपीज बन गए। 2 CR है तो 4 लाख रुपीज बन गए, विच इज जेन्युइनली अ वेरी गुड अमाउंट। बट अगर कोई कोई नया आ रहा है और वो मान लीजिए 1 लाख की कैपिटल डालता है, तो उसके लिए तो 2% कुछ भी नहीं है। तो ये थोड़ा मुझे आप समझाओगे, बार बार लोग 2% करते रहते हैं, लेकिन जो कम कैपिटल वाले, आज अगर कोई 10 लाख भी लेके आता है, तो 20,000 रुपए में उसके डेली एक्सपेंसेस भी नहीं मैनेज हो सकते। पहले तो आपके क्वेश्चन को ना बहुत अप्रिसिएशन दूंगा, सच में मजा आ गया, थैंक गॉड किसी यूट्यूबर ने तो खैर ये वीडियो नहीं बनाई, पर आपने ये क्वेश्चन ही ले लिया। दिस इज द, आप मुझसे पूछोगे ना स्कैम क्या होता है, 2% बनाना स्कैम नहीं है, पर दिमाग से किसी के खेलना इज अ स्कैम। पूछो कैसे? अभी आपने कैसे? खुद ही बोला 1 करोड़ हो तो 2 लाख समझ आता है, 2 करोड़ हो तो भी 4 लाख समझ आता है। मेरे पे 1 करोड़ भी होगा ना, तब भी मैं वो 2% वाली गेम में नहीं आऊंगा, तब भी नहीं आओगे? बिल्कुल नहीं आऊंगा। अगर मेरे को महीने का 2 लाख कमाना है, अगर मेरे को 2 लाख कमाना है, 1.5 से 2 लाख कमाना है, मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा जिसमें एक सिक्योर जॉब अपनी रिटेन कर लूंगा, मैं इस गेम में आऊंगा नहीं। अब बात करते हैं वीडियोस के बारे में। देखो एक ना आज के टाइम ना इन्फ्लुएंसर्स में ना बहुत तगड़ी फाइट चल रही है। पूछो क्या फाइट? ये है कि पीपल आर वेरी अवेयर, ठीक है ना, लोगों को अवेयरनेस है। अब लोगों को चाहिए भाई प्रॉफिटेबल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एक चीज याद रखना, लोगों को मैटर नहीं कर रहा अब उसमें स्किल है या नहीं है, लोगों को मैटर करता है इसका हरा P&L हो, चाहे साल के 100 रुपए बना रखे हो। यानी आजकल जो ज़ेरोधा के ग्रीन बॉक्सेस दिखते हैं ना, या धन के अंदर वो जो वो ग्रीन रेड बॉक्सेस मिलते हैं, मैंने इतने बंदे देखे हैं जो सिर्फ वो बॉक्सेस दिखाते हैं, और नेट P&L उनका 100 रुपया होता है। हमने एक किसी का देखा था जिस पे हमने डिस्कशन किया था कि कुछ 1000-1500 वो हाँ ग्रीन है हाँ हाँ, और हमने देखा था, याद है सर, वो चेक किया था। बट वो कितना साइकोलॉजी से प्ले कर रहे हैं, वो बॉक्सेस अगर सारे ग्रीन है, तो बंदा ये सोचेगा कि इसके तो रोज ट्रेड उनको ठीक लग चल रहा रहा है। है, उनको लग रहा है ग्रीन हो रहा है, बिकॉज ये क्यों? क्योंकि लोगों को ना देखना है, अब लोगों को बताना है कुछ तो माल बेचना होगा, वो टाइम गया, बिना दिखाए यहाँ कुछ नहीं चलने वाला। तो अब ये ग्रीन वाला, या तो आप दिखा दो नेट P&L ग्रीन, या अब ये नया स्कैम है 2% वाला। पूछो क्या 2% वाले में? अच्छा मैं आपसे पूछूंगा, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के अंदर सबसे टफ क्या है, 2% बनाना या 12% बनाना? 12%। 12% बनाना। चलो जी, 2% बनाना एक ट्रेडर अगर 2 साल भी दे दे ना,
मैं सोच रहा हूँ 1 साल भी दे दे, वो आराम से बना लेगा। और बिना किसी नॉलेज के कोई बिना किसी नॉलेज के, कोई भी बिल्कुल सही निफ्टी बोला। का स्टॉक गिरा हुआ है उसको पकड़ लो, वो 2% आपको 2% दे ही देगा। देगा। आप कोई भी स्टॉक्स, आप टॉप स्टॉक सिलेक्ट करो निफ्टी के टॉप 50 के, ठीक है? टॉप स्टॉक सिलेक्ट कर लो, आप देख लो कोई भी स्टॉक अगर वन डे के सपोर्ट पे आ रहा है ना, अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी छोड़ो, यूजुअली एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें, लास्ट गिरा था वो शायद इतना गिरा था, उसके अलावा एचडीएफसी बैंक इतना ज्यादा करेक्शन नहीं देता, बंदा वहां से 2% से ज्यादा कमा ले। अरे वो छोड़ो, अगर आप रिलायंस में डाल लोगे ना, एट द एंड रिलायंस ही आपको लॉन्ग टर्म इससे ज्यादा ही गेन दे जाएगा। बट ये 2% वाला स्कैंडल है क्या? क्योंकि एट द एंड कोर्सेज बेचने के लिए अब ये लोगों ने एक नई स्कीम बना ली है। अब मैंने देखी है काफ़ी सारी वीडियोस, लोग महीने का, साल का P&L दिखाते हैं 50-50 लाख, 60-60 लाख, एंड पीपल आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड। लोग कैसे इन्फ्लुएंस हो गए, इससे तो 60 लाख बना लिया, उनको ये नहीं पता उनके बैकएंड में कितनी कैपिटल लगी हुई है। अब फिर मेरे को इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग पता क्या बोलते हैं, अरे तुम लोग तो कमा नहीं सकते, कमा हम सकते हो। तो आप ये बताओ कि जो तुम पे 3 करोड़ रुपए आए हैं, तो वो क्या ये 2-2% से आए हैं? मतलब ही नहीं तुम पे बनता। 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 2-2% आए हैं। भाई साहब जॉब करते हैं कई लोग, पहले से जॉब से जनरेट किया है। दूसरी चीज, सबके कोर्सेज होते हैं, सबने किसी भी बिजनेस से किया हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिसलीडिंग कहाँ होती है, जब एक आम आदमी ना, बेशक मैं आपको एक बात बताऊं, प्रॉफिट 2% के चक्कर में अगर वो 1 लाख रुपए लगा रहा है, अच्छा मैं बताओ एवरेज बंदे पे कितना ही पैसा होगा स्टॉक मार्केट डालने के लिए? 1,50,000, हद से खींच लेगा तो 2 लाख ले 2 लाख आएगा, ले इससे आएगा। ज्यादा नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर 5 लाख भी ले आए, 10 लाख भी ले आए, या अगर 1 लाख से वो ट्रेड कर रहा है, महीने के 2,000 रुपए कमा रहा है, साल के कितने हुए? 24,000 रुपए। कुछ भी नहीं है। शायद मेरे को लगता इसीलिए है तो मैं कहता हूँ प्रतीक, मैंने अपने कई पॉडकास्ट में भी बोला है कि जिसके पास 25 लाख या उससे कम है, उसे तो भाई साहब आना ही नहीं चाहिए स्टॉक मार्केट में, क्योंकि 2% वो कमा पाएगा यानी 50,000 रुपये। सही बात है। तो 50,000 में आज कोई घर तो चला नहीं सकता अपना, तो वो भैया बेटर है नौकरी कर ले और इस पैसे को म्यूचुअल फंड में दे दे। 50 नहीं कमा के देगा, वो 40 कमा के देगा, और जो नौकरी से कमाएगा वो अलग। पर सिक्योर रिटर्न कमा लेगा। यस, बिल्कुल सही नहीं बोल रहा सर ने ना, एक चीज बात बताई थी, मैं इस 2% में ही जाऊंगा। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में ना एज अ सीखने गया था, तो वहां पे भी वो इतना बड़ा फंड है कि आप सोच नहीं सकते, बड़े करोड़ लगते हैं, हजारों करोड़ से नीचे बातें नहीं होती। वहां पे भी वो लोग 1.8% से 2% महीना बना लेते हैं। तो सर के साथ मैं बैठा, तो सर ने गाड़ी में बैठे, बेटा ये बता तेरी कैपिटल कितनी है? मैंने कहा इतनी है। तो कहते तू साला 2% का करेगा क्या? फिर मैंने कहा सही कह रहे हो, करूंगा क्या? मेरे को ये 1.8% की स्कीम सीखनी क्यों है? मेरे को तो कैपिटल जनरेट करनी है। अब जो ये आज के टाइम वीडियोस बन रही हैं P&L दिखा के 60-60 लाख, लोग ये नहीं देखते आ रहे कि कमा तो महीने का 2% है। मैं आपको इसकी स्ट्रैटेजी बताऊं, कुछ भी नहीं है। आप कोई भी स्टॉक ले लो, ठीक है ना? अच्छा आप लोगों ने एक आयरन कंडोर की स्ट्रैटेजी सुनी होगी, सबको पता, सर तो क्या मास्टर है, जानते ही हैं, ठीक है? आयरन कंडोर की स्ट्रैटेजी सारे लोग जानते हैं, दूर दूर की बेच दो और हेजिस के लिए साथ में दूर दूर की बाय कर लो, ठीक है? आप इतना बड़ा तो स्प्रेड बना देते हो। जैसे मान लो कोई स्टॉक है, मैं स्टॉक का नाम लेता हूँ, टीसीएस का नाम लेता हूँ, ठीक है? हर बंदे को पता है टीसीएस महीने में कोई ऐसे अनवांटेड मूव तो देने नहीं वाला। बिल्कुल कोई नहीं। ऑपरेटर वाला स्टॉक थोड़ी है कि दिन का भाई साहब 10% गिर जाएगा, 12% गिर जाएगा, नहीं गिरेगा। महीने का मुश्किल से इसके अंदर मूव, एवरेज मूव एट देन 10% से ज्यादा आता ही नहीं है। तो लोग क्या करेंगे, एक दूर की टीसीएस की कॉल बेच दो, एक दूर की टीसीएस की पुट बेच दो, वो गल गल के पैसा तो दे ही गल जाएगा। गल के पैसा दे जाएगा, 80% पैसा दे जाएगा, चलो जी दे गया। आप कहोगे सर इसमें बुराई क्या है? इसमें 80% जीतने के चांस हैं, बुराई क्या है? आप पे अगर 1 करोड़ भी है, आप पहली बात तो 1 लाख है तो छोड़ ही दो, अगर 1 करोड़ भी है, उसके महीने के अगर आपको 1,80,000 भी आ रहे हैं, और जिस दिन आप 20% वाली स्टेज पे आ जाओगे, तो वो 1,80,000 नहीं, फिर जो 20% का लॉस होता है वो 1.8% से 20% तक का लॉस चले जाता है। यानी 18, जहां मेरे को 1,80,000 आने हैं, वहां मेरे जाने को 10-15 लाख, 20 लाख आराम से चले जाएंगे जितना कमाया है ना वो एक ही महीने में ले एक जाएगा। बार में। और अब कहोगे ऐसा 20% आ नहीं सकता। सर एचडीएफसी का एग्जांपल देखो ना, अभी एचडीएफसी बैंक, किसको पता था गिरेगा इतना? डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक इतना गिरा। अरे अभी 2 दिन पहले मार्केट कितनी, बैंक निफ्टी रेंज बाउंड थी और आफ्टर 130 800 पॉइंट बढ़ गई। तो ऐसे में अगर आपने ऑप्शन सेलिंग करी हुई है तो आपका तो बिल्कुल सर वैनिश ही हो जाएगा अकाउंट। इन महीनों में ना, ये इतने जो पास्ट मंथ्स है, टू बी ऑनेस्ट, मैंने ऑप्शन सेलर के काफी लोगों के P&L देखे हैं। जिस हिसाब से आईवी स्पाइक हो रही है ना, कमा नहीं पा रहे लोग, लॉस में बैठे हैं, लोग कमा नहीं पा रहे। तो इससे एक चीज रियलाइज हो गई कि मार्केट इतनी डायनेमिक है ना, ऐसा नहीं कह सकते कि मार्केट 90% ऑप्शन सेलर्स के फेवर में जाएगी, नहीं, दोनों के फेवर में आती है। इट्स जस्ट द राइट टाइम एंड ऑल। तो मैं ये 2% वाली कह रहा हूँ थ्योरी पे थे, मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये लोग बस महीने का आपको दिखाने के लिए, कोर्स बेचने के लिए बोलते हैं कि मैंने इतना 1.5% बनाया, 2% में। मैं कह रहा हूँ कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, फ्री में स्ट्रैटेजीज यूट्यूब पे सर्च कर लो, आयरन कंडोर हर लोगों ने डाल रखी है। दूर दूर की बेचोगे तो प्रीमियम तो गल जाएगा, बट क्या आपकी इससे कैपिटल बनने वाली है? ठीक है, तो ये लोग जो 2% का प्रॉफिट दिखा के कोर्स बेच रहे हैं ना भाई, इससे बुरी चीज तो, इससे अच्छा तो भाई हम लोग लाइफस्टाइल दिखा देते हैं, एटलीस्ट उससे तो ज्यादा कमाया। 2% में कोई कमा नहीं पाएगा, गरीब रह जाएगा। इससे अच्छा तो बेसिक आज जोमेटो वाला इंसान है जो महीने के 15-20 हज़ार कमाता है, यहाँ तो साल के भी 20,000 40,000 कमाने के लिए पता नहीं कितने लाखों रुपए चाहिए होंगे।
तो यस। प्रतीक एक बार बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या कमेंट है? लोग जो है ट्विटर जो है भरा पड़ा है लोगों के M2M से, इंस्टा जो है करोड़ों रुपए के M2M से भरा पड़ा है। लोग अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं। कोई दिखाता है कि मैं दुबई बुर्ज खलीफा पे चढ़ गया। कोई दिखाता है कि भैया देखो मेरी ये सोने की घड़ी है। कोई दिखाता है कि गुच्ची का चश्मा है। तुम्हारा भी गुच्ची का ही है। गुच्ची गई है। कोई दिखाता है कि भैया घड़ी पहन रखी है मैंने। कोई ब्रेसलेट भी दिखा रहा है आजकल। कोई लेकोस्टे की टी शर्ट भी दिखा रहा है। जॉर्डन्स भी, जॉर्डन्स भी। जॉर्डन्स भी दिखा रहा है। तो ये क्या है सब? मतलब व्हाट इज दिस? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। लाइफस्टाइल इज लाइक अ एडल्ट कंटेंट। मतलब 18 प्लस? 18 प्लस बच्चों के लिए नहीं है ये। अच्छा। खैर लाइफस्टाइल बच्चों के लिए नहीं है, 18 प्लस ही है, बट ये 18 से बिलो भी चले जाता है क्योंकि कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। सही बात है, शायद मैं अगर गुच्ची का चश्मा ले रहा हूँ तो टू बी ऑनेस्ट मेरे को कोई ऐसा ब्रांड से प्यार नहीं है कि गुच्ची का ही लेना है। डेफिनेटली मैं ऐसा लेता हूँ भाई, दिखाना है मेरे को, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर जॉर्डन्स पहनने हैं तो डेफिनेटली शो करना है। अब ये शो ऑफ कल्चर क्या है? लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको बताऊँ, उससे पहले मैं आपका आंसर करूंगा MTM वाले पे। नहीं, लेकिन एक और चीज भी है हाँ। जो मैं आजकल यंग क्राउड में देख रहा हूँ बहुत ज्यादा, कि 9,000 रुपए या 10,000 या 8,000 की लेकोस्टे की टी शर्ट नहीं पहनेंगे, या कोई ब्रांड की टी शर्ट टॉमी की भी आ जाएगी इस रेंज में, वो नहीं पहनेंगे। लेकिन नकली ले आएंगे लुई विटॉन की 2,500 3,000 5,000 की, ये इंडियंस ही करते हैं यूजुअली। और वो पहन लेंगे ताकि लोगों को दिखे कि मैंने 1 लाख 1.5 लाख की टी शर्ट पहनी है, जबकि सामने वाले को भी पता है कि 1.5 लाख की तू पहन नहीं सकता। यही फर्क होता है, बिल्कुल सही बोला। अब मैं आपको लाइफस्टाइल में यही डिफ्रेंशिएट करूंगा। देखो लाइफस्टाइल एक टाइप का एडल्ट कंटेंट है, बट फर्क क्या है? एक नकली वाले हैं, एक इंडियन कंटेंट है, एक यूरोपियन कंटेंट है। असली वाले असली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नकली वाले पूरे यूथ को इतना तगड़े लेवल का करप्ट कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि यूथ को गरीब करने के लिए इनका भी हाथ रहने वाला है। कैसे जी? लाइफस्टाइल कंटेंट दो टाइप के आते हैं। एक तो है, एक आपको पता है काफ़ी फेमस यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूँगा, जो बिग बॉस में भी गया था, जिसकी अभी न्यूज़ में एक्सपोज हुआ था कि उसने जो पोर्शे है वो रेंट कर रखी थी। तो वो तू रेंट, नाम बता दे, हम बीप कर देंगे। उसका नाम है पाउ साहब। पाउ साहब, पेल्विश पेल्विश जाधव, कुछ ऐसा नाम है उसका, ठीक है। पता नहीं आप लोग जानते हो, मैं तो जानता हूँ ठीक है। तो उसने क्या कहते हैं, वो दिखा रखी थी अपनी पोर्शे, पोर्शे दिखा रखी थी रेंट की। और वो कैसे एक्सपोज हुई? उसके फादर ने ही बोल दिया यूट्यूब पे, हाँ भाई साहब ये तो रेंट की पोर्शे है। दिस इज वेयर यू गो रॉन्ग। सेकेंड चीज, अब पीपल लाइक मी या पीपल लाइक एनीवन जो जेन्युइन कंटेंट दिखा रहा है, वो कभी गलत नहीं होते। आप कहोगे क्यों? आप उसको कुछ सिखा रहे हो, हम कुछ सिखा नहीं रहे, मानता हूँ, बट शायद उसकी पूरे सुबह से लेके शाम की धक्के की जिंदगी में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसको डिमोटिवेशन दिख रहा है, या सड़कों में बसों में धक्के खा रहा है या कुछ कर रहा है, शायद कहीं ना कहीं 1 घंटा तो वो खुद को भी समझेगा भाई हाँ यार मैं शेर हूं। अगर वी आर इन्फ्लुएंसिंग देम, इफ वी आर जेन्युइन, अगर मैं जेन्युइन हूं और मैं उसको जेन्युइन इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, तो सच में उस 1 घंटे तो उसकी जिंदगी में अपन खुशी देने का हमारा भी हाथ है। तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल इज 18 प्लस कंटेंट। बट अब जो ये लोग फेक करते हैं, दिस इज द इशू। जैसे ये दुबई वाला सीन को ना, आज मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों को पता होगा आजकल फॉरेक्स ट्रेडर्स काफी सारे हैं जो दुबई में जा रहे हैं स्पेशली। जिसको सुनो थोड़ा सा, जिसने पैसा कमा लिया, हमें Yes. दुबई शिफ्ट होना है, कुछ लोगों को यूएस शिफ्ट होना है। सर इसका पूरा स्कैम बता देता हूँ क्या सीन है। एक मैं ना फॉरेक्स ट्रेडर को जानता हूँ जो दुबई रहता है, ठीक है। मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लूँगा, ना बीप करने की ज़रूरत है सर, मेरे को भी थोड़ा सही सलामत रहना है, इंडिया में शरीफ लड़के हैं, ठीक है। तो जी वो दुबई के अंदर रहता है, और कुछ साल पहले वो बॉम्बे के एक 4x4 कमरे के अंदर रहता था, ठीक है। वीडियोज़ डालता था। तो जी उस बंदे का नाम हम बोलेंगे सोनू गुज्जर, एक ऐसे ही हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो सोनू गुज्जर को एक फॉरेक्स के ब्रोकर ने बुलाया बाहर कि तू बाहर आ। टिकट का खर्चा भी उसने उठाया। दुबई के अंदर तेरे को पता है, अच्छा दुबई एक नाम में पता नहीं कैसी सी फील है भाई दुबई, चाहे वो ये कहावत, दुबई। दुबई हाल वाला मनी हबीबी मनी मनी। मनी मनी, चाहे वो एक कहावत है ना कि बाप बैठा अंधेरे में बेटा पावर हाउस, वही वाली थ्योरी थी उसके साथ। बाहर बुलाया, एक प्रॉपर जगह दी रहने के लिए, उसको भी फील यार मैं दुबई आया हूँ। और आज के टाइम वो जो बंदा है वो इंडियन एंड्रू टेट बना हुआ है। एंड्रू टेट तो सब लोगों को पता ही है, वो इंडियन एंड्रू टेट बना हुआ है। नहीं, हमें नहीं पता भाई, तू तो बता दे। एंड्रयू टेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है, जो लाइफस्टाइल दिखा के इलॉन मस्क से तक मिल चुका है। एंड ही इज अ बिलियनर, ही इज इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्री में वो किंग है, जिसपे आपका बुगाटी है। दूसरी चीज, अभी उसने क्रिप्टो करेंसी के अंदर उसका एक कॉइन था डैडी नाम के, उसने वहां से $500 मिलियन कुछ हफ्ते में कमा लिए, $500 मिलियन सिर्फ लाइफस्टाइल दिखा सिर्फ दिखा लाइफस्टाइल दिखा के। एंड ही इज द बिलियनर। दिस इज द पावर ऑफ लाइफस्टाइल। आप कहोगे ये गलत नहीं है, मैंने क्या बोला? जब तक जेन्युइन है, मैं अगर दिखा रहा हूँ, अगर मेरे बाप का है तो मैं दिखा रहा हूँ, अगर मेरे पापा का नहीं है, मेरे दोस्त के पापा का है,
तो गलत बात है। मैं दीपक भाई की कोई महंगी गाड़ी पे वीडियो बना रहा हूँ तो देयर इज अ डिफरेंस। अगर मैं अपने घर की गाड़ी पे बना रहा हूँ तो देयर इज अ डिफरेंस। तो वो बंदा एलॉन मस्क तक से भी मिल चुका है, इतना बड़ा बिलियनर है, इन्फ्लुएंसर है, उसके आगे कोई बिजनेसमैन ही इन्फ्लुएंसर लगता है। तो उसी का ही एक 10th 20th 100 200 पोजीशन का कॉपी इंडियन वर्जन है। एक इंडियन वर्जन है। 200 कॉपी। इंडियंस तो हैं सर, प्रो हैं कॉपी करने में। तो एक ट्रेडर है जो दुबई रहता है, ठीक है, और खैर जब वो इंडिया आता है ना तो उसकी अकड़ अलग ही होती है। उसके साथ लोग घूमते हैं, सर का एलवी देखो, सर का ये बैग देखो, सर का जूते देखो, ये सारी सर की घड़ी देखो। सर की घड़ी देखो, ओ माय गॉड, ठीक है, 7 लाख रुपए की, 10 लाख की। चलो इसमें भी कोई गलत नहीं है। गलत क्या, ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे लैम्बोर्गिनी बोले कुछ बोले, वो सारा रेंटेड है। दुबई में दिन का रेट पता है कितना लैम्बोर्गिनी का? 90,000 रुपये। गूगल कर लेना, ठीक है ना। मैं दुबई नहीं गया खैर, पर मैं भी सोच रहा था कि चेक कर दे भाई कितना ही रेट होता होगा लैम्बोर्गिनी का। दिन का 90,000 का है। 90,000 से आप 10 से 15 वीडियो निकाल लो, आप इन्फ्लुएंस कर करके कुछ कोर्स बेच बेच के उससे ज्यादा कमा लोगे। अब वो काम क्या कर रहा है, उसने दुबई का एक इन्फ्लुएंस दिखाया इंडिया पे, उसके कुछ महीनों में, सर कुछ महीने बोलूंगा, कुछ महीने में, मुश्किल से 3 महीने हुए होंगे, ठीक है ना, ये साइड दिखाते 1 मिलियन फॉलोअर्स से प्लस हो चुके, अभी 1.2 मिलियन पे बैठा होगा। वो बंदा का जो काम है वो हवाले का काम है। हवाला समझते हैं? सारा ब्लैक नहीं, का मुझे काम। नहीं पता। हवाला मतलब जिसको, जो बंदा ब्लैक मनी अपना क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, ब्लैक मनी सर्कुलेट करता है, तो वो सारा काम वो चलता है। और नाम उसने क्या लग रखा है? एज अ ट्रेडर। अच्छा, उसके कोर्सेज नहीं है, उसके कोर्सेज नहीं है, उसकी कम्युनिटी है। ये आजकल क्या है, एक पब्लिक को ना बेवकूफ काटने की सारी लेयर्स हैं। आज के टाइम क्या है, लोगों ने बोल दिया बिना कोर्स के तुम मेरे से फ्री में सीख लो। अरे फ्री का कोई कुछ करता है? आजकल इंडियन यूट्यूबर्स भी बड़े फेमस हो रखे हैं, मैंने इतने से इतने लाख रुपए कमाए, हम कोर्स नहीं देते, फ्री में ज्वाइन करो। अबे बेटा, जिस लिंक से तुम ज्वाइन करो एफिलिएट इनकम तो आती है। तो बिल्कुल फ्री आती का है। कुछ भी नहीं, मैं भी क्यों फ्री में दूंगा? चाहे मैं अगर फ्री में दे भी रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, बैक एंड तो मेरा कोई कॉज होगा कि लॉन्ग टर्म मुझे इससे कुछ कमाना है। तो देयर इज नथिंग फ्री लाइक दैट। बट वो जो आदमी है वो तो इससे भी बुरा कर रहा है, वो कोर्स भी नहीं दे रहा क्योंकि उसे कुछ आता ही नहीं है खुद, वो कम्युनिटी दे रहा है। कम्युनिटी मतलब क्या? 100 लोगों को, हजारों लोगों को, इतने लोगों को एक साथ ग्रुप में जोड़ दो, और कभी कभी ग्रुप के अंदर गाड़ियों की फिर वीडियो डाल दो, कभी कभी ग्रुप में कोई आइडिया पोस्ट कर दो जो विकिपीडिया से मिल जाता है। कोर्स में बंदा एक्चुअली सिखाता तो है, अब उस बंदे ने उससे महीने की इनकम बता रहा हूँ, और ये कहोगे सोर्स क्या है? ये सोर्स इतना खास है जो शायद उससे काफी कनेक्ट में, महीने के 2 करोड़ रुपए कमा रहा है। कितने? 2 करोड़ रुपए, जिस कम्युनिटी से। जिस कम्युनिटी से, तो अलॉन्ग विद कम्युनिटी। हवाले का बिजनेस भी जैसे बताया। हाँ। अब ये हवाले का बिजनेस दिक्कत क्या है, ये स्कैम कैसे होता है? इंडिया का ही पैसा दुबई के अंदर जा रहा है, टैक्स चोरी हो रहा है, और नाम क्या दिख रहा है? ट्रेडर। और एवरेज बंदा क्या फील कर रहा है? अब ये गलत कैसे हो गया? क्योंकि वो मिस इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसका खुद का कुछ नहीं है। दूसरा, वो दिखा रहा है मैं ट्रेडर हूं, पर बैक एंड से उसके हवाले का काम चलता है। तीसरा, उसके पर्सनल मैसेजेस अभी ट्विटर पे लीक हो गए थे थोड़े टाइम पहले, जिसमें वो लोगों को बोलता था तुम 2 लाख रुपए दो, 2.5 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें इतना रिटर्न बता रहा हूँ। इंडिया में आप लोगों को लगता है अगर ये इंडिया में वो बंदा रहता तो ये सब कर पाता? पॉसिबल ही नहीं है। तो दीज आर द क्राइम्स इन दिस लाइफस्टाइल इंडस्ट्री। बट बात क्या है, फिर वो सब बदनाम होते हैं, बिकॉज जो ये क्राइम्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा क्राइम्स ऊपर के बंदे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब बात करें आज के टाइम मीडिया हाउसेस की बात करें और इन्फ्लुएंसर की बात करें, ठीक है, मीडिया हाउस इन्फ्लुएंसर को कभी पसंद नहीं करता। और खैर आज मीडिया हाउस छोड़ो, बड़े बड़े बिलियनियर्स जो होंगे, जैसे अभी वो सबीर भाटिया का पॉडकास्ट देखा मैंने, फाउंडर ऑफ हॉटमेल, वो तक भी आज बड़े बड़े पॉडकास्ट पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब लोगों को पता है आज के टाइम ब्रांडिंग इज द ओनली थिंग। बट मीडिया क्यों चढ़ता है? क्योंकि मीडिया का ब्रांड का धंधा इन्फ्लुएंसर्स ने खा लिया। तो जितना आप ऊपर जाओगे, पीपल आर वेरी करप्ट। बट वाई? जो लोग दिखाते हैं उनके साथ इशू क्यों होता है? क्योंकि जितने नीचे वाले बंदे होंगे उनको पहले आपकी जो रेगुलेटरीज होती हैं पकड़ दी हैं, तो इस वजह से कई लोग दुबई भाग जाते हैं। तो दुबई भागने को मैं गलत नहीं बोलूंगा। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि आप इंडिया में रहना चाहते हो एंड ऑल, मैं तो यूएसए बोलूंगा, ठीक है। मैं यूएसए क्यों बोलूंगा? अब बात करते हैं एक इंसान की बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है, करप्शन भी एक बहुत बड़ा करप्शन वाला फैक्टर है। पार्ट भी है, उस पर भी आता है। बेसिक नेसेसिटीज यहाँ पे एक, तो मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, वो भी आज 4x4 कमरे के अंदर सीए के सपने ढूंढ रही है, सीए के सपने देख रही है। एट देन आप एक बात बताओ, पैसा कमा के चाहिए क्या? सपने सीए के देख रही है, वो सोचते हैं कल को लैम्बोर्गिनी की नहीं आएगी। बेसिक तुम्हें एक घर चाहिए रहने के लिए, बेसिक तुम्हें एक गाड़ी चाहिए, तीसरी तुम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन ट्रिप्स मार लोगे, यही तो चाहिए। बट ये चीज़ों के लिए इंडिया के अंदर रोज इंसान सुसाइड करते हैं, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, डिप्रेशन में आते हैं, पीयर प्रेशर में आते हैं, सिर्फ एक घर पाने के लिए, एक गाड़ी पाने के लिए, और एक आपकी फॉरेन ट्रिप हो जाएगी, साल में कभी बाली घुमाएंगे। इतनी जिंदगी जब मेरे को दूसरा देश दे रहा है तो मैं क्यों ना जाऊं वहां पे? बेसिक नीड्स तो वहाँ पूरी हो ही रही है। अच्छे लेवल की हो रही है। मेरे को इस चीज़ को क्रैक करते हुए कम से कम 4 साल में, 4 साल बोलूँगा, मैं सच में सोचा कि अगर मैं बाहर होता तो शायद ये 4 साल जो मेरा टाइम इन्वेस्ट हुआ है
वो सुपर रिटर्न दे देता है। आपको पता है यूएस के अंदर यूएस वाले बंदे काम ही नहीं करते, तभी एशियंस क्यों हर जगह टॉप, जितने भी टॉप टावर्स होंगे, टॉप कंपनीज हो गए, वहाँ पे सीईओ बैठे हैं। इनफैक्ट यूके में भी ये जो ब्रिटिशर्स हैं, दे आर Yes. वेरी पर्टिकुलर कि 5 बजे काम खत्म हुआ एंड हाँ, उसके बाद हम नहीं करेंगे। इंडियंस को यूरोप रात में के कल्चर है पूरा। 10 बजे बोल दो ये काम होना है तो वो उसी टाइम ही करेंगे। तभी तो इनकी जो रेशियो होती है खुश रहने की, जैसे फिनलैंड सबसे हैप्पीएस्ट जगह बोलते हैं, हैप्पीएस्ट है। इसी वजह से तो रेशियो बढ़ जाती है, क्योंकि काम बिल्कुल फिक्स्ड होता है। तो द थिंग इज, मैं तो टू बी ऑनेस्ट इंडिया से बाहर जाना चाहूंगा। क्यों बाहर जाना चाहूंगा? जितना साल मुझे यहाँ लग जाएंगे ना फ्यूचर में, मैं वहाँ क्रैक कर सकता हूँ। और आप कहोगे, मैं, लोग बोलेंगे मैं कौन होता हूँ। आप सबीर भाटिया का पॉडकास्ट देखना। सबीर भाटिया ने जब बिल गेट्स को बेका ना अपना, क्या बोलते हैं ये, हॉटमेल, तो सबीर भाटिया ने उसके बाद की स्टोरी गई कि इंडिया के अंदर वो इकोसिस्टम ही नहीं है। अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे, यार यहाँ इकोसिस्टम कैसे नहीं है? अभी करप्शन की बात जो आपने मुझसे पूछा, यार यहाँ पे आपसे थोड़ा सा कोई ऊपर बैठा होगा ना, मतलब मैं इतना सा ऊपर, आपको उसको पैसे खिलाने ही खिलाने। हमारे कॉफी के बिजनेस देते हैं, बीट वालों को खिलाना ही खिलाना है। एक एक लेवल पे खिलाना पड़ेगा। इससे दिक्कत क्या है? कई लोग सोचते हैं कि इससे काम बन नहीं जाएगा। नहीं, जिस पे ज्यादा पैसा होगा वो जीतेगा हमेशा। जैसे आज के टाइम में टॉप ब्रोकर्स हैं तो कुछ भी रूल्स ले आते हैं, रेगुलेटरीज हैं तो कुछ भी रूल्स ले आते हैं, खुद करप्शन चलती रहती है। तो सेम यूएस का फायदा क्या है यहाँ पे? यूएस का बेनिफिट ये है कि यूएस में जो आम आदमी है उनको सिर्फ अलग कर दिया, और जो बड़े लोग हैं जिन पे बड़ा पैसा समझो, जैसे पटेल ब्रदर्स इतना बड़ा स्टोर चला रहा है रिटेल का, ठीक है ना, वॉलमार्ट, वो तो किंग पिन हो गया, ये बड़े बड़े जो आउटलेट्स हैं, फूड बाजार, ये लोगों पे करप्शन चलती है। आम आदमी को कोई तंग नहीं करता, जिसको जो रूल है वो फॉलो करना है, वरना दे फॉलो द रूल्स, तभी सारी चीजें जाएंगी, तभी करप्शन ही नहीं बचा। इंडिया के अंदर दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि करप्शन नहीं होगा। आप अगर देखा जाए हमारी, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है ना, टू बी ऑनेस्ट, अब बजट आया रिसेंटली, ठीक है, बजट के बाद सारी रियलिटी स्टॉक मार्केट में दिखी गई, ठीक है। तो अभी मैं ना एक इवेंट पे गया था, तो अश्विनी ग्रोवर ने एक चीज़ बात बोली थी कि तुम एक्सपेक्ट मत करो कि सरकार हेल्प करने वाली है। अब तक हेल्प होती तो हो ही जाती। सारा डेटा सामने दिखता है कि साल के साल जीएसटी कलेक्शन बढ़े जा रहा है। इस साल पिछले साल 1,70,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, फिर भी टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। और इस बार टैक्स सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट हुआ है? स्टॉक मार्केट वालों पे। क्यों? क्योंकि हम लोग धरना थोड़ी करेंगे। फार्मर्स पे हुआ था तो धरना कर लिया, लॉज वापस ले लिए गए। हम धरना करने बैठेंगे कि मैं जाके वहां पे धरना करो पार्लियामेंट के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने, भाई साहब टैक्स वापस लो। दिस इज द थिंग। गवर्नमेंट भी चाहती है, ये कमा रहे हैं ना, ऐसे ही तैसे ही। तो एवरेज आदमी, एक एवरेज ट्रेडर के आने क्या ऊपर के चांसेस वैसे ही खत्म हो गए। तो आई बिलीव अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज है ना, कितने भी, अगर पेरेंट्स पे बेसिक भी चीज़ है ना, शर्माओ मत। मैं अपने बाप से नहीं मांगता, मांग लो, मांग लेनी चाहिए। मुझे तो ये लगता है, मुझे लेटर ऑन रियलाइज हुई तो मैंने भी मांग ली। फिर मेरे रिसोर्सेज हैं भाई, मैं अपनी जिंदगी क्यों जबरदस्ती परेशान रहूं? एग्जैक्टली, अगर कोई Yes. चीज फैसिलिटी है तो उसे क्यों नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। इट्स ऑलवेज गुड टू क्राई इन मर्सिडीज देन टू क्राई इन मारुति। दैट्स ट्रू। सही बात है, सही बात है, तो बिल्कुल सही बोला है। बिल्कुल सही बोला है। तो प्रतीक, आप जो ये अपनी लग्जरी लाइफ मेंटेन कर रहे हो, तो ट्रेडिंग से आपने कितना कमाया और क्या स्ट्रैटेजी लगाई जिससे कि आपने अपनी विशेस को पूरा किया? मैं ट्रेडिंग का जितना भी पैसा है ना, मेरा आज तक सिर्फ ट्रेडिंग में इन्वेस्ट हुआ है। एक भी कपड़ा शायद मैंने ट्रेडिंग से, या फिर कोई भी लग्जरियस आइटम लेता हूँ तो मैं ट्रेडिंग से नहीं लेता। सिर्फ उससे तू थाईलैंड चला जाता है मैं और थाईलैंड में कब मसाज कराने। मैं कब गया सर थाईलैंड? यार हम तो बड़े धार्मिक बंदे हैं, हम तो वो जाते तीर्थ यात्रा पे, ठीक है। मंदिर भी हैं थाईलैंड में अच्छे अच्छे, ठीक है। तो वाटपोंग का मंदिर है वहाँ, वो स्लीपिंग बुद्धा लेटे हुए हैं। हाँ सही कह रहे हो सर, सही शुक्र- मैं भी गया था उस नहीं मंदिर में। शुक्र है इसने ये नहीं बोला मैं एम्स्टर्डम सिर्फ चर्च के दर्शन करने जाता हूँ। सबसे बोल दिया रेड चर्च पे रेड चर्च करो स्टार्ट। क्या पूछा था आपने? ये कि काटना लग्जरी नहीं है। लग्जरी लग्जरी ये काटेंगे ना ना ये तो स्टाइल लग्जरी कैसे मेंटेन आपने इसके बाद ट्रेडिंग वाली बात है ना? हाँ, ट्रेडिंग में कैसे आपने तो ये, हाँ उसका आंसर कर दिया था जैसे। हाँ, उसके बाद ये जितना भी मेरा आता है ये सिर्फ अदर बिजनेस है। जैसे मैं कॉफी का बिजनेस है, इसको भी इसमें इन्वेस्ट करता। सोशल मीडिया पे जिस बिजनेस से जो पैसा आ रहा है, सोशल मीडिया से आ रहा है, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट ही है। आज अगर हम ये पेन है ना गुची का, मुझे खैर टू बी ऑनेस्ट पर्सनली अगर मैं बोलूँ कि यार बहुत अच्छा लग रहा है एंड ऑल लग रहा है, लोग तारीफ कर देते हैं, तो ठीक है। कुछ आपको पहन के ना पहली बार फील होता है कि आपने कुछ पहना है, 2 महीने बाद वो गिर रहा होता है नीचे। लेकिन प्रतीक जैसे आज हमने पॉइंट आउट किया कि गुच्ची का चश्मा पहना हुआ है, तो अच्छा तो लगता है ना कहीं आके कि हाँ किसी ने नोटिस तो किया। जब तक पैसे ना आए उससे, जब तक पैसे आए उससे तभी अच्छा लगता है। अगर शायद आप लोग इतने बड़े, मतलब इतना बड़ा पॉडकास्ट चैनल चला रहे हो, यहाँ पे आप वो दे रहे हो, तो मुझे सच में खुशी हो रही है, ठीक है। बट अगर मैं यही पहन के वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, कोई व्यूज ला रहा हूँ और उससे मेरे को मनी जनरेट हो रही है, डेफिनेटली ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म एसेट है। मेरे फादर बोलते हैं क्या करना है, पैसे बचाओ इस चीज में, वो सब फादर्स बोलते सब हैं। फादर्स बोलते हैं ना। तो खैर नहीं पता कि यही हमारा लॉन्ग टर्म जनरेशन है। वैसे तो बचाने चाहिए कायदे से, बट दिस इज माय लॉन्ग टर्म जनरेशन। अदरवाइज चलो एनीवेज ट्रेडिंग की बात करते हैं।
ट्रेडिंग में जैसे मैंने बताया 3 इयर्स लॉस किया, आज के टाइम आई डू प्रॉफिट्स, मैं प्रॉफिट्स बनाता हूँ, प्लस मैं अपने सोशल मीडिया पे इवन लाइव प्रॉफिट्स एंड लाइव ट्रेड्स डालता भी हूँ, मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, रील्स डालता हूँ। अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, जैसे मैंने सर से काफ़ी इंस्पायर हुआ, मैंने बताया 2% वाली थ्योरी मैं भी करता था, तो मैं भी था एक टाइम पे शॉर्ट स्ट्रैंगल्स बनाएंगे, ठीक है, या फिर वो आयरन कॉन्डोर बनाएंगे, फिर पता लगा इससे शायद मेरे को नहीं लगता इतनी भी कमाई होगी, इससे अच्छा मैं जोमेटो की नौकरी कर लेता हूँ, तो उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा कमा लूँगा। नाउ डेज आई फॉलो डायरेक्शनल बेस्ड स्ट्रैटेजीज, और डायरेक्शन में मेरे चार्ट एनालिसिस और टारगेट्स अच्छे हैं, मुझे पता होता है मार्केट में कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, और रोज मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, मेरे मेजॉरिटी व्यूज अच्छे जाते हैं। बट मैं स्ट्रैटेजी क्यों यूज़ करता हूँ, अगेन हेजिंग स्ट्रैटेजी, मैं डायरेक्शनल बेस में क्रेडिट स्प्रेड्स बनाता हूँ यूजुअली, तो जिसमें हम कुछ नहीं करते, मान लो अगर मेरा मार्केट का व्यू नीचे का है तो मैं उसमें एक कॉल बेच देता हूँ और साथ के साथ एक कॉल बाय कर लेता हूँ, ठीक है, यानी ईजी लैंग्वेज में बोले, हम यहाँ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें, महंगी वाली कॉल बेच दी और सस्ती वाली कॉल बाय कर ली, दोनों मैं ओटीएम की करता हूँ और स्टॉप लॉस रख देता हूँ एटीएम तक का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर मार्केट एक साइड जाएगी तो मुझे पैसा आएगा, साइडवेज जाएगी तो पैसा ज़्यादा आएगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं आता, बस जो थोड़ा बड़ा थीटा है वो मिलेगा, बट लॉस नहीं होगा। इसमें फ़ायदा ये कि अगर आपकी मार्केट अगेंस्ट चले गई तो आप बड़ा स्टॉप लॉस रख सकते हो, क्योंकि दिक्कत लोगों को क्या है, साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी का इशू क्या होता है कि लोगों का जब एमटीएम नेगेटिव हो रहा होता है वो देख नहीं पाते। इस स्ट्रेटेजी में आप हेज रहोगे, हमने कॉल बेचने के साथ एक कॉल खरीद भी रखी है, ठीक है, तो अगर आप एक मैं हाँ थोड़ा सा ऑडियंस की आसानी के लिए, अगर हम कॉल साइड की बात करें, मान लो तुमने 100 रुपए की बेची है, यस तो खरीदोगे कौन सी? हाफ डेल्टा की, जैसे 100 की बेची है और उसका डेल्टा इज 0.5, तो आई बाई 0.25 ऑफ कॉल बाय करूंगा मैं 0.25 अच्छा, इसकी, वो बेचोगे, महंगी वाली बेचोगे, और सस्ती सस्ती वाली वाली खरीदूंगा, खरीदोगे। जिसमें मेरे को सर मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है बास्केट ऑर्डर के साथ। यस तो दोस्तों, प्रतीक क्या करेगा, 100 वाली अगर बेचेगा तो 50 वाली खरीद लेगा, यस या 200 वाली बेचेगा तो 100 वाली खरीद यस लेगा। प्लीज कंटिन्यू। यस, तो ये मेरी यूजुअल स्ट्रैटेजी होती है, और इसमें कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर स्टॉप लॉस अच्छे से आए या कभी एकदम से आईवी ना उठ जाए, तो स्टॉप लॉस अगर आपको अच्छे से आता है तो ये स्ट्रैटेजी आप कर सकते हो। दूसरा, चार्ट, बेसिक प्राइस एक्शन मुझे लगता है आज के टाइम सबको आता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी कुछ ट्रेडर से मिला, लॉस मेकिंग किया, बट मैंने उनके एनालिसिस देखे, वो बहुत टाइम करेक्ट होते थे, फिर भी लॉस क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? साइकोलॉजी। अब बात कहते हैं ना कि साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव होगी, दुनिया की ऐसी कोई वीडियो नहीं है जो साइकोलॉजी इंप्रूव करेगी। साइकोलॉजी होती ही आपकी अर्थव्यवस्था से, आप पे कितने पैसे हैं। आज कोई बोलेगा कि यार मेरे को 10 लाख से फर्क नहीं पड़ता, पर उसको अगर 1 करोड़ से फर्क पड़ता है, उसकी भी साइकोलॉजी टूट जाएगी, वो भी अरे यार मैं नहीं होल्ड कर सकता, और उसके लिए 1000 रुपये कुछ भी नहीं होंगे, 1 लाख कुछ नहीं होंगे। अगर आपकी अर्थव्यवस्था ही सही नहीं है तो साइकोलॉजी नहीं बचेगी। ये क्रेडिट स्प्रेड उसका काम करता है कि अगर आप मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाएगी, आपका एक आपको प्रॉफिट देगा, नेट में आप लॉस में रहोगे, बट वो लॉस इतना नहीं दिखाएगा, इससे आपकी स्टॉप लॉस की जो स्टॉप लॉस की एबिलिटी है वो बढ़ वो जाएगी। बढ़ जाएगी। तो साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट ही सिर्फ आपके पैसे से होगी, कोई बिहेवियर से नहीं होती। लोग आते हैं हम तो बहुत पेशेंट है, कैसे पेशेंट हो, अभी तुम्हारे पैसे की ऐसी की तैसी आ जाए, घर बिकने में आ जाए, कहाँ पेशेंस आएगा? प्रतीक एक्चुअली क्या है, ट्रेडिंग तो करो लेकिन एक पैसिव इनकम साइड में ज़रूर होनी सही चाहिए। बात है, तभी आपकी साइकोलॉजी भी वर्क करती है। अगर आपने सोचा आपने 50 लाख रुपए डाले और आपको घर भी उसी से चलाना है तो आपके ट्रेड्स हमेशा गलत पड़ेंगे। गलत पड़ेगा। अगर आपका कोई रेंटल्स आ रहे हैं, कोई पैसिव इनकम आ रही है तो आपके ट्रेड्स भी आप बहुत एप्रोप्रिएट ले पाओगे। और इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, साइड इनकम के साथ ना लोगों पे एक ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए अपने बिजनेस के लिए। तो एक थ्योरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा 2 मिनट, ब्लैक स्वॉन थ्योरी। तो आपको पता होगा सर, स्टॉक मार्केट में ब्लैक स्वॉन इवेंट्स आते हैं, ठीक है ना। तो ये ब्लैक स्वॉन थ्योरी है क्या? एक किताब है ब्लैक स्वॉन, निकोलस तालिब की। तो वो एक डेरिवेटिव ट्रेडर थे, ठीक है ना, थे या हैं मुझे नहीं पता अभी, ही इज अलाइव और नॉट, होप सो जिंदा हो, ठीक है। तो वो इतना लेजेंड इंसान है ना, ये तो मैंने स्टॉक मार्केट ग्रुप में देखा, ब्लैक स्वॉन बोलते थे इवेंट में, मैंने कहा ब्लैक स्वॉन है क्या, फिर पता लगा ये तो एक किताब है। अब मैं ना इसकी एक स्टोरी बताता हूँ, और ये स्टोरी आप रियल लाइफ में अप्लाई करके देख एक लो। बुक कहाँ मिलेगी? ये आप वैसे तो पेंगुइन ही पब्लिश करता है इसको, तो मैंने अमेज़न पे होगा? अमेजोन पे मिल जाएगी फ्री पीडीएफ, जिनको निकालनी आती है इंडियंस तो निकाल लेते हैं। खैर मैंने तो पूरे पैसे देके बुक फेयर से खरीदी थी, ठीक है। तो और ये मैंने क्यों खरीदी, मैंने पढ़ रखी है, पर वही कहता है ना, बुक को 10 बार पढ़ो 100 बार पढ़ो, आपको नई लर्निंग मिलेगी, क्योंकि आप उतने टाइम पे अलग अलग सिचुएशंस में होंगे जिंदगी के। अब इसकी एक स्टोरी ना मैं अपने से थोड़ी बनाई है और मैं आपको बताता हूँ। अब स्वॉन होती क्या, एक बर्ड होती है व्हाइट कलर की जो स्वॉन होती है। तो एक ना डच ट्रेडर था, ठीक है ना, एक्सप्लोरर। तो वो क्या करता था, वो सेल करता था पानी के अंदर, मतलब सेलिंग करता था, ठीक है। तो उसने देखा यार ये व्हाइट कलर की चिड़िया है, व्हाइट कलर की स्वॉन है, क्या पता कोई ब्लैक स्वॉन भी हो। इसका मतलब उसने पहले आइडिया लाया, एक आइडिया उसके माइंड में आया। फिर दूसरा उसने प्लानिंग करी। हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ रखा है ना, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है। उसने प्लान किया कि यार मैं ना इसको ढूंढ के रहूंगा, ठीक है, कि काली स्वॉन होती होगी। लोगों ने कहा अरे बड़ा बेवकूफ़ है, क्या कर लेगा, लोग तो बोलते ही हैं। तो उसको महीनों महीनों लग गए वो ब्लैक स्वॉन ढूंढते कि क्या पता कुछ तो ऐसी चिड़िया होगी, ठीक है, जो काली होगी। को काली होगी ब्लैक स्वॉन, क्योंकि स्वॉन्स वाइट ही होती हैं। वो ढूंढता रहा, महीनों हो गए, उसको ब्लैक स्वॉन मिल गई। मिल गई, और उसने $1 मिलियन में बेच दी। लोग भी हैरान हो गए। अब कहोगे सर ऐसा हो सकता है?
आप लोगों को भी पता होगा, आपके कभी नोन में कोई रिलेटिव्स होते हैं और ये एक कॉमन बात है कि एकदम से पैसा आ जाता है कि हाँ यार यार इन पे पैसा आ गया यार, ये एकदम से कैसा हो गया। वो एक्चुअल में एकदम नहीं होता, वो एक ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है। और ब्लैक स्वॉन इवेंट, जिसने ब्लैक स्वॉन थ्योरी पढ़ रखी है, वो 100% मैं कह सकता हूँ ज़िंदगी में अचीव करेगा। और अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं इसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। और अभी मैं अपना बेस्ट टाइम नहीं बोलूँगा, मेरा कुछ भी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी मैं 22 का ही हुआ। माई बेस्ट टाइम हैज़ येट टू कम। एंड यू आर ऑब्वियसली सो 30 के यंग, होंगे। यू हैव यस। मेनी लेकिन थिंग्स टू ब्लैक एक्सप्लोर। स्वॉन को तो हमेशा नेगेटिव इवेंट से जोड़ा अब गया मैं है। बताता हूँ, नहीं, ब्लैक स्वॉन को 2 इवेंट्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या, ब्लैक स्वॉन मतलब क्या है कि रैंडमली एक ऐसी चीज हो गई जो आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। तो अगर आपके साथ वो नेगेटिव हो गई, जैसे स्टॉक मार्केट में नेगेटिव हो गई, तो इट्स अ नेगेटिव ब्लैक स्वॉन इवेंट। बट इफ इट इज गोस पॉजिटिव कि भाई साहब आज बाजार में कभी ऐसा नहीं हुआ, वो पॉजिटिव होता है। तो ब्लैक स्वॉन इज नॉट ओनली द नेगेटिव, वो दोनों साइड में होती है। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ब्लैक स्वॉन को रियल लाइफ में कैसे कंपेयर करते हैं। निकोलस तालिब कहता है कि जिंदगी में अगर आप एक चीज पर डटे रहोगे, रूल एक ही है, या तो आप बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ट्रेडिंग पे ही सिर्फ टिके रहो, तो एक ना एक दिन उसका जैकपॉइंट इवेंट आएगा। और इवन मेरे एक नोन में है, ठीक है ना, फैमिली में, उन्होंने बल्कि काफ़ी पैसे वाले बंदे हैं, यहीं प्रीति विहार रहते हैं, तो उन्होंने ला मेरिडियन का इंटीरियर कर रखा है, ठीक है, पूरा इंटीरियर उन्होंने डिज़ाइन किया। तो उनके साथ मैं बैठा, कोई पढ़े लिखे नहीं है वो, ठीक है, पर वो अपने ना बेटे को समझा रहे थे, ऐसे ही मैं भी सुन रहा था कि बेटा कुछ नहीं, बस काम करते हैं, लगे रहे, वो एक टाइम आएगा, हो जाएगा। इतना बड़ा वेटरन आदमी, जिसने शायद कोई बुक्स नहीं पढ़ी, अगर वो ये बात बोल रहा है, और जो हमने ये किताब पढ़ी है वो बात से कहीं कनेक्ट हो रही है, डेफिनेटली देयर इज अ थिंग। तो थिंग इज, अगर आप एक चीज में लगे रहोगे, तो डेफिनेटली एक ना एक टाइम तो वो ब्लैक स्वॉन इवेंट आएगा। और वो आता है क्योंकि आप उस चीज को इतना फैब्रिकेट करते हो, बुनते हो, कहते हैं ना, जैसे आप एक ऊन है, मैनिफेस्ट ऊन करते से हो। बुन रहे हो, एक स्वेटर बन ही जाएगा एट देन। आप उसको इतना फैब्रिकेट करते रहते हो, सारे उसके बैड टाइम्स कर रहते हो विद द कैलकुलेटेड रिस्क, डेफिनेटली आपको एट द एंड में रिजल्ट मिलेगा। इसका बुक में एक एग्जांपल दे रखा है कि अब जैसे ट्विन टावर पे अटैक हुए थे जब, ठीक है, ट्विन टावर पे अटैक हुए थे, 2 प्लेन क्रैश कर गए थे वहां पे। अब मैं आप लोगों से पूछूं, अगर यूएस गवर्नमेंट या यूएस डिफेंस अगर उन टावर्स पे फुली प्रोटेक्टेड, फुली मतलब आप कह सकते हो सिक्योरिटी रखता, तो क्या वो अटैक हो पाते? डेफिनेटली नॉट। दिस इज ऑल्सो अ क्लियर केस एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्वॉन इवेंट। तो एक रूल है, मैं सब लोगों को ये बोलूंगा, आप एक बिजनेस पकड़ लो। अंबानी ने भी एक चीज बोला ना, वन आइडिया, फोकस ऑन वन थिंग। एक चीज पकड़ लो और उसको करते रहो, भूल जाओ। लोग कहते हैं ना मार्केट देखनी चाहिए, इसमें पैसा है नहीं, अरे सब में पैसा होता है, सब में पैसा होता है, आपको लगे रहना पड़ेगा, और एक दिन ब्लैक स्वॉन इवेंट आएगा। तो ये जैसे आप मुझसे पूछोगे, मेरा ब्लैक स्वॉन इवेंट अभी नहीं आया, पर वो ब्लैक स्वॉन इवेंट जब आता है तो इकट्ठा देके जाता है। तो आपके ब्लैक स्वॉन इवेंट की इमेजिनेशन क्या है? मेरी ब्लैक स्वॉन इवेंट की इमेजिनेशन सही पूछा कि जब मेरे अकाउंट के अंदर कुछ सम ऑफ $1 मिलियन हो। कुछ कितने? मेरे को चाहिए कम से कम $10 बिलियन। तो then it's like you'll be happy. आई विल बी हैप्पी। अदरवाइज इससे भी ऊपर चीज़ क्या है, मेरा एक सिस्टम क्रिएट हो जाए। मेरा ब्लैक स्वॉन आएगा तो मेरा सिस्टम क्रिएट हो गया। जब आप बैठ जाते हो ना, और आपने बैठे बैठे एक सिस्टम क्रिएट कर लिया जहाँ से आपको इतने पैसे जनरेट हो रहे हैं। जैसे अभी मेरा छोटा सा सिस्टम क्रिएट है कॉफी स्टॉक का, मुझे पता है उससे पैसा आता रहता है, मैं वहाँ जाता भी नहीं हूँ, बट उससे बहुत कम पैसे आएंगे। जब $1 मिलियन की गेम का कोई सिस्टम जनरेट हो जाए कि अब सिस्टम बना लिया और पैसा वो अपने आएगा, आप ऑटोमेटिक चलता रहे। अपने आप आएगा, डेफिनेटली दिस विल कम। इसमें समय सबसे बड़ी चीज़ है, आपको बिलीव रखना पड़ेगा। और 90% यहाँ पता है कैसे फेल हो जाते हैं लोग, होते हैं, मैं भी हुआ। अब सर ने बोला ना आर्ट बिजनेस, ये मेरा एक फेलियर का रीज़न भी था। ट्रेडिंग से जब मेरे को पैसा आना कम स्टार्ट हुआ, मैंने और बिजनेस खोल लिया, कॉफ़ी स्टॉक बना लिया। पर आज के टाइम वो बिजनेस पैसा तो बना रहे हैं, बट शायद जितना पैसा वो बना सकते हैं, मैं उतना टाइम ही नहीं दे पा रहा, क्योंकि एक ह्यूमन की एक ही एनर्जी एक टाइम पे वो वही दे सकता है। बिल्कुल। मैं खुद को आलसी आलसी बोलता था, मेरे दोस्त ने कहा बेवकूफ़, मैं आलसी हूँ, मैं घर पे रिक एंड मॉर्टी देखता रहता, तू आलसी नहीं है। वो खुद कहता है मैं आलसी हूँ, तू आलसी नहीं है, क्योंकि एक जगह ही एनर्जी लग सकती है। हाँ, ये है कि आप उस बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए कुछ कैश कॉस्ट जनरेट कर लो कि मेरे यहाँ से पैसे आ जाए, पर उनको फिर उतना ही रखो कि अब ये नहीं कि मैं अगर ट्रेडिंग से कमा नहीं पा रहा तो मैं सोचूं भैया मैं ये बेच के कमाऊंगा। भाई उसमें भी एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब तुम्हारी वहां भी कमाई रुक जाओगी, तब क्या करोगे? तीसरा बिजनेस खोलोगे, चौथा खोलोगे। मैंने यही गलती करी और मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। शायद ये 8 बिजनेस मेरी प्रोफाइल में जुड़े हो, बट गेम एक ही बिजनेस में बनेगी। गेम सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस में बनती है, ट्रेडिंग। टॉप बिलियन है। मैं ट्रेडिंग में चाहता हूँ टू बी ऑनेस्ट, पर मेरा गोल एक ट्रेडिंग के साथ एक गोल है जो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट डेफिनेटली शायद इन 3 सालों में मैं अगली बार आपके पॉडकास्ट पे आऊंगा जब आपके 2-3 मिलियन 10 मिलियन हम सब्सक्राइबर हो 3 साल जाएंगे। तक वेट नहीं करेंगे, हम उससे पहले ही करेंगे। आपके तब तक 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर मिनिमम हो जाएंगे, तो तब मैं वहां पे पॉडकास्ट शूट करूंगा। यस, क्या बात है। ये जब हम चार्ट पे देखते हैं वो कुछ ऐसे हरे हरे लाल लाल डंडे से होते हैं, लोग इन्हें कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। तो ये कितने रिलायबल होते हैं? क्या लगता है कि ये वाकई में काम करते हैं, या तुम यूज करते हो, या तुम ट्रेड कैसे लेते हो? सर देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, टू बी ऑनेस्ट कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो हैं वो आज के टाइम हर जगह है,
हर बुक्स में कैंडलस्टिक पैटर्न प्रिंट हो रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ, अभी भी कई यूट्यूबर्स हैं शायद काफ़ी फेमस है जो कैंडलस्टिक पैटर्न स्टिल दे आर टीचिंग, बट उनको कभी हेट इतनी नहीं मिलती। पूछो क्यों? क्यों? भाई साहब वो बड़ी बड़ी बुक्स लिखी गई हैं, तो बस वो वहीं कहीं दे रहे हैं। कल को कोई उनको कहेगा बेटा ये तेरी स्ट्रेटजी बेकार है, वो तो कहेंगे भाई हमने तो वहाँ से देखी है, ये तो ऑल पूरे गूगल पे गिवन है, आप गूगल करो हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड ऑल। पैटर्न्स बुरे नहीं थे जिस टाइम बनाए गए थे, बट एक चीज़ जब पूरे वर्ल्ड में कॉमन हो जाती है तो डेफिनेटली उसका कई इश्यूज आते हैं। अब ये इश्यूज मैं नहीं बता रहा, आप किसी भी ट्रेडर से पूछो, आप देखते होगे ब्रेकआउट्स काफ़ी ट्रेडर्स के फेल हो जाते हैं। ब्रेकआउट वर्ड सुना को लोग कहेंगे ब्रेकआउट नहीं आया, या ब्रेकआउट आते ही उनका लॉस हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ऐसा क्यों? कुछ तो इसका रीजन होगा। जो पैटर्न्स ब्रेकआउट में सक्सेसफुल होने चाहिए थे वो पैटर्न्स के साथ उल्टा ही हो रहा है, कॉन्ट्रा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज एक बैकएंड की ये एक चीज़ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऑपरेटर्स को पता होगा। प्रतीक, मैं इसमें एक हाँ, बीच में बोल रही हूँ, मैं भूल जाऊंगी। आपने बोला कि ये पैटर्न्स फेल हो रहे हैं, यस, ठीक है, इंडिया में फेल हो रहे हैं, लेकिन मैं जिससे बात करती हूँ वो ये बोलता है कि ये इसमें करेंसी में बहुत अच्छे चलते हैं। इंडिया यूएस डॉलर का जो पैटर्न है वो चलता है, पैटर्न्स जो है यूएस में बहुत अच्छे चलते हैं। तो इंडिया में क्या इतनी प्रॉब्लम है कि ये पैटर्न्स काम नहीं कर रहे और फॉरेन में काम कर रहे हैं या अब्रॉड में काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही पूछा। फॉरेक्स मार्केट मैन्युपुलेट नहीं होती। जो करेंसीज मार्केट होती हैं इट इज सुपर हार्ड टू मैनिपुलेट, जब तक जो बाइडेन खुद नहीं बोलेगा मैं मैन्युपुलेट कर रहा हूँ। क्योंकि उसमें जो भी जो पैटर्न बाइडेन फॉलो कौन है? यूएस का प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट यस, जो बाइडेन, जो बाइडेन। ही विल से। जब तक वो नहीं बोलेगा मैन्युपुलेट कर रहा हूँ तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो करेंसी छपती है, जैसे इंडिया में जहाँ आरबीआई बैठी हुई है पीछे, आरबीआई के हाथ में है वो कितना ओवर करेंसी छापेगा या कितना करेंसी कम छापेगा, और ये मैन्युपुलेशन हो सकती है। इसको शायद कई बार मनी टेम्परिंग भी कहते हैं, और ये हुई भी है। एक बार हुई भी है इंडिया में, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, मनमोहन सिंह थे उस टाइम पे। दूसरा ये यूएस के अंदर में भी हुई है, जब यूएस की गोल्ड की डील हुई थी एक टाइम पे, जब यूएस ने बोला था कि भाई तुम्हें, जब यूएस डॉलर वर्ल्ड के अंदर एक मीडियम करेंसी मानी गई थी, और उस टाइम में यूएस ने सोना लेना स्टार्ट कर दिया था और करेंसी देना स्टार्ट कर दी थी, तब भी करेंसी ज़्यादा छापी गई है। तो ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा ना, मतलब इट इज़ वेरी इंपॉसिबल। कोई करेंसी क्यों छापेगा, उसकी वैल्यू नहीं गिर जाएगी, तो फोरेक्स तब नहीं हो पाती। दूसरी चीज़ क्रिप्टोज की बात करते हैं, वो होती है, क्रिप्टोज हैपन, बट इंडियन मार्केट्स में क्यों है, मैं आपका इस क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। जो इंडियंस होते हैं ना, जो भी इंडियंस होते हैं, अभी इसमें फिर सबीर भाटिया जी को लाऊंगा मैं, ठीक है, फिर सबीर भाटिया जी को लाऊंगा मैं, ठीक है। सबीर भाटिया जी ने एक पॉडकास्ट में बोला था वीसीज के बारे में, जो स्टार्टअप्स को फंडिंग देते वेंचर हैं। कैपिटल्स। कहते हैं यहाँ के वीसीज ऐसे हैं, 1% नहीं देखते कि सामने वाले बंदे की ग्रोथ क्या है, लॉन्ग टर्म सोचते नहीं है, भाई मेरा पैसा कब तक छूटेगा, कब बन जाएगा। एंड सेम वी हैव द मेंटालिटी कि इंडियंस को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से, और ये इंडियंस किसी बात की कर रहा हूँ जो टॉप पे सारे अमीर बैठे हुए हैं, भाई मेरा इतना बनना चाहिए, खत्म, मैं कैसे भी बनाऊँ। आपको पता है हमारा इंडिया एक ऐसा देश है जो बिजनेस में पैसे इतना कमाना रहा हो, पर बिजनेस में नंबर 1 कैपिटलिस्ट कंट्री है। जो अशनीर ने बोला था कि यहाँ तो मंदिर के अंदर भी दान देते हैं, पीपल डोनेट। चर्च के अंदर तो सच में भाई हम कैंडल्स लेके जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसने देखा चर्च में हम सिक्के फेंक रहे हैं? किसी ने भी नहीं। मेरे घर के पास एक मंदिर है, ठीक है, उसके सामने ही एक, खैर वो मेरे को पकड़ना ले, पर उसके सामने एक मिष्ठान भंडार है, ठीक है, तो वो बूंदियाँ बेचता है। वो जो गोल चक्कर के पास। मत बताओ यार कहीं मेरे ढूंढने मेरे को घर आ गया, ठीक है, खैर मैं उससे बूंदी लेता हूँ, अगली बार मना ना कर दे, ठीक है। तो वहाँ पे मैं उससे बूंदी लेता हूँ। वो बंदा जो है ना, इतना, मतलब मैं क्या बोलूँ, उसके मुंह से जब बातें सुनता हूँ लगता नहीं है कहीं ना कहीं वो मंदिर के सामने दुकान लेके कैसे बैठा है। उसने उसी बूंदी बेच बेच के पूरी बिल्डिंग बना ली आज। कैपिटलिज्म तो हर जगह है, यहाँ पे कोने में भी है, एवरीवेयर। बट एक रूल है, सब लोग अपना फायदा देखते हैं। तो मैंने बताया ना, करप्शन सिस्टम, हमारा करप्शन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि सच में आज एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हमारे स्टॉक मार्केट से था, जिसने इतना बड़ा, आप लोगों को पता है, स्कैम किया था, शॉर्ट टारगेट देके, ये देके वो देख के, अराउंड 17 करोड़ का स्कैम उसका बाहर निकला था, ठीक है, जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, ठीक है। तो बाप ऑफ नहीं, नाम बता दो। अच्छा, यार मत, ये मत लाना, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सर, ये मत, ये इसको बीप कर देना प्लीज, ठीक है। 17 करोड़ का जिसने स्कैम किया था, आज वो एक पॉडकास्ट पे आया हुआ है, और मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, उन्हीं के पॉडकास्ट पे आया हुआ है। वो कैसे 17 करोड़ का स्कैम जो पूरे मीडिया में इतना ज़्यादा फैल गया, सब लोगों को पता है, वो आदमी आज पॉडकास्ट पे जा रहा है, भाई पॉडकास्ट पे, और वो वहाँ पे क्या कह रहा है, यार मेरा घर सीज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अंदर सब कुछ सेटलमेंट चलती है। दूसरी चीज़, पुणे पोर्च केस याद है, दब गया ना कहीं ना कहीं, हाँ, कहाँ पैसे गया, नहीं दबाए। कहाँ गायब हो गया भाई, खत्म। सिर्फ और सिर्फ कुछ केसेस हैं, जैसे विजय माल्या वाला केस, और विजय माल्या भी एक बार बताओ बच जाता अगर उससे भी ज्यादा पैसा होता उस पर, तो ये सब केसेस दब जाते हैं, यहाँ पे खत्म हो जाता है गेम। इंडिया में सिर्फ एक बंदा जीतेगा जिस पे पैसा हो। तो मेरे को किसी बहुत समझदार बंदे ने बोली थी
कि जैसे बिजनेस कर रहे हो ना, तो फटनी नहीं चाहिए, फटनी तब चाहिए जब पैसा ना आ रहा हो। तो ये पैसा आएगा तो 10 लोगों को लेके छूटते रहोगे और बिल्ड करते रहोगे। तो यहाँ सच में गेम सारी पैसा फेंको, नॉलेज तुम्हें जीरो, बस पैसा फेंको, वो तुम्हारा काम करता रहेगा। तो दैट्स वाई एक मूवी का जो डायलॉग है, अमीर और गरीब, ये आगे बढ़ता ही रहेगा। क्योंकि फ्यूचर में हमारे पॉलिटिशियन के बच्चे, जो बिहार के पॉलिटिशियन है, उनके बच्चे क्या सीख रहे हैं? फॉर्च्यूनर इधर उधर कैसे घुमानी है, लाल बत्ती में रीले कैसे बनानी है। दे आर नॉट लाइक अस, वो यूथ नहीं है। तो दिस वॉन्ट बी हैपन। मेरे को लगता है मेरे 100 सालों तक तो शायद ना हो, तो फ्यूचर में हमें नहीं पता कुछ। और फ्यूचर में अगर ऐसा हो गया तो इसको पॉजिटिव ब्लैक स्वॉन इवेंट कहेंगे। एक्चुअली पॉजिटिव ब्लैक स्वैन इवेंट हो जाएगा ये। तो प्रतीक, आपने जो बताया, मतलब आज हमें आपका पॉडकास्ट करके हमें बड़े मजे आए हैं कि हमें बहुत सारी नई चीजें देखने को मिली है। फिर एक क्वेश्चन, क्योंकि हमारी ये डीप टॉक है, पैसा कैसे बनाना चाहिए? सही बात है। पहली चीज, ये समझ आ गया, ट्रेडिंग में डालने के लिए भी तो पैसा चाहिए। हमारे सही पास बात बहुत कमेंट्स आते हैं कि आप ये सिखाते हो कि ट्रेडिंग में कैसे ना गवाया जाए और कैसे कमाया जाए, लेकिन ट्रेडिंग में डालने के लिए पैसा कहाँ से आए? सबसे पहली चीज, आपको ये चीज पहले ही अपनी गेम डिसाइड कर लेनी है, आपको जॉब करनी है या बिजनेस करना है। वो थ्योरी पे मत जाना, मैं जॉब के बाद बिजनेस करूंगा, बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ वेरी टफ। बहुत कम लोग होते हैं जो घुस जाते हैं, ठीक है। वो माइंडसेट ही अलग होता है। पहली चीज़ तो ये डिसाइड कर लो। जॉब का खैर मुझे पता नहीं, बिजनेस का बता देता हूँ। अगर आपको बिजनेस करना है इस वक्त, तो मैं आपको एक बिजनेस का आइडिया भी दे सकता हूँ। इस वक्त फूड मैन्युफैक्चरिंग, FMCG का जो कंज्यूमर गुड्स का जो बिजनेस है, इट इज़ द बेस्ट बिजनेस विच आई बिलीव। सर की एक वीडियो देखी थी बहुत पहले, जो कह रहे थे कोलगेट का शेयर है, कितना भी हो जाए कोलगेट बिकना बंद हो जाएगी क्या? ये आपकी ही रील थी सर, ठीक है। कितना भी हो जाए, क्योंकि साबुन से नहाना बंद कर देगा क्या? तो कितना भी रिसेशन हो जाए, क्योंकि सड़क पे जो खाना खुला हुआ है या पीना खुला हुआ है वो बंद कर देगा क्या? दिस इज द बेसिक नीड। फार्मा और फूड, फार्मा खोलने के लिए पैसा चाहिए और फूड खोलने के लिए पैसा नहीं चाहिए। आज के टाइम एक बहुत कहते हैं कि लोग शायद एक ठेला खोल के बिग बॉस तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो सी, इसको बोलते हैं 100x 200x 300x ग्रोथ। कुछ महीनों में दिस काइंड ऑफ ग्रोथ कौन सा ऐसा बिजनेस दे सकता है? एक्सेप्ट आजकल आपने देखोगे इंडिया के अंदर जहां इतने हाई रेंटल्स, आप देख रहे हो रेंट इतना बढ़े जा रहा है, सब लोग रेंट के मारे फेल हो रहे हैं। और वहीं जो रोड के अंदर कार्ट्स लगा लगा के अपना बिजनेस की इतना पैसा कमा रहे हैं। वही है, क्योंकि रेंट्स यस, इतने ज्यादा है, उनके एक्सपेंसेस नहीं निकलते, लेकिन जो एक कार्ट लेके बैठे हैं वो तो बहुत अच्छा रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट है। कर रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपको कार्ट नहीं खोलनी, आप एक फूड कार्ट स्टार्ट करो कोई भी, और उस पर फोकस करो ब्रांड का। क्योंकि आज मेरा कॉफी का बिजनेस है, 10 बंदे वो सेम कॉफी लेंगे हम पे। मैं, आप मुझसे पूछोगे ना हम पे स्पेशल क्या है, हमारे फ्लेवर्स कुछ यूनिक है, बट हमें पक्का दावा है कि वो फ्यूचर में फ्लेवर्स कॉपी हो जाएंगे, गारंटी है। ऐसा कोई ऐसी चीज, मैं तो मैकालू टिक्की को भी कॉपी कर सकते हैं। आप केचप में म्यूनीस डालो, थोड़ा वैसे ही टेस्ट आ जाएगा। बट द थिंग इज, एक चीज आपको ब्रांड बनाना है। आज पता है कि 10 कॉफी वाले खड़े होंगे, कॉफी स्टॉक से लोग लेंगे, बिकॉज योर ब्रांड इज देयर। निखिल कामत आज के टाइम व्हाट द फोक्स चला रहे हैं, सब लोग चला रहे हैं, PR के लिए चला रहे हैं। खुद का नाम होगा तो सब बिकेगा। तो आपको ये स्टार्ट करना है। दूसरा, अगर आपको शॉप पे लेना है, कार्ट नहीं लेना, तो आप दुकानें लो जो गलियों के अंदर अंदर है। लेकिन वहाँ फुटफॉल नहीं होगी। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, फुटफॉल नहीं होगी। एक बात बताओ, या तो मैं महीने का 1.5-2 लाख के लिए एक लोकल फुटफॉल ले लूँ, या मैं अंदर 10,000 महीने की दुकान के अंदर मैं महीने के सिर्फ 15,000 पे पेड प्रमोशन पे खर्चूँ, फूड ब्लॉगर्स पे खर्चूँ। एक वीडियो वायरल होने की देर है, वो इतनी फुटफॉल हो जाएगी शायद बाहर के 2.5 लाख वाले लोग भी फेल हो जाएंगे। एक वीडियो, इसका मेरे पे प्योर एग्जांपल है, एक बर्गर की चेन है, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, गली के अंदर से आज उसने 9 फ्रेंचाइजी बेच ली विदिन 6 मंथ्स। और एक आपको ध्यान है, एक वेस्ट दिल्ली साइड पे कोई रोल्स बनते हैं, हेल्दी रोल्स, वो पता नहीं हाँ, कहाँ पर अंदर जाके वो। कैबेज वैबेज वो डालता हाँ, है, रेड कैबेज एग्जैक्टली। एंड ऑल। और वो कहाँ अंदर जाके, लेकिन स्टिल पीपल गो देयर पीपल एंड गो देयर वेटिंग है वहां जस्ट पर। बिकॉज कुछ ऑफ द खाने की वीडियो। बातें हो रही हैं शायद, ऐसा लग हाँ, रहा है। तो दिस इज द बिजनेस। फूड बिजनेस मैं कहता हूँ एट द एंड ये रिटर्न देके जाएगा। अगर तुम ये हाई रेंटल जगह नहीं लोगे, या तो कार्ट खोलो या सस्ती रोड खोलो, वहां से पैसा जनरेट करो और पैसा इकट्ठा करो। सेविंग्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तुम्हारे पेरेंट्स पे है तो मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, उसको यूटिलाइज करो। अगर पेरेंट्स पे नहीं है तो प्लीज मत यूटिलाइज करो, सेविंग्स करो। आगे टाइम में इन्फ्लेशन ऐसी की तैसी कर देगी। तो दिस इज द बिजनेस विच आई बिलीव, एंड जनरेट द मनी। और उसके बाद तुम्हें जो करना है, एटलीस्ट आप पे पैसा तो रहेगा, और उसको कभी छोड़ो मत। वो आपका कैश काउ है, कहते हैं हमने कैश काउस कभी नहीं काटने चाहिए। जहाँ से पैसा आ रहा है उसको कभी मत काटो, और उसके आगे जो मैंने आप करते रहो। दिस इज व्हाट आई बिलीव। प्रतीक, फाइनली लास्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा चर्चा हो गई तुमसे। अब हमारे दो दोस्त हैं, एक दोस्त ए, एक दोस्त बी, ठीक है। एक दोस्त कहते हैं म्यूचुअल फंड अच्छा है, एक दोस्त कहते हैं म्यूचुअल फंड स्कैम है। एक दोस्त कहते हैं म्यूचुअल फंड सिप से मैं करोड़पति बन गया, दूसरे कहते हैं आज तक कोई करोड़पति नहीं बना म्यूचुअल फंड से। तो कौन सा दोस्त सही है और तुम्हारी क्या व्यू है इसमें? हम कौन से दोस्त को सही माने और कौन से दोस्त को हम खुश करें? देखो दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ कंटेक्स्ट क्या है।
अगर एक आदमी करोड़पति वर्ड यूज कर रहा है तो डेफिनेटली वो करोड़पति बन गया हो, बट अगर आप पूछोगे एक आम आदमी इन दोनों में से किसको चूज करेगा जिसको करोड़पति बनना, तो मैं दूसरे वाले को बोलूंगा जो बोलता है म्यूचुअल फंड स्कैम है। क्यों बोलूंगा? टू बी ऑनेस्ट, SIP का कैलकुलेटर आप लोगों ने देखा होगा, 10 साल का कैलकुलेटर डाल लो, कंपाउंडेड रिटर्न दिखाता है, खुश हो जाते हैं। अबे 10 साल मार्केट ऊपर ही जाएगी क्या? मान लो चलो आपका नेगेटिव ब्लैक स्वॉन इवेंट आ गया 1 साल, तो नहीं तो वो तो फिर उसका नीचे से रिटर्न, भी तो बाइंग होगी ना, तो बट चलो मान लेते दीदी 2 साल तक ऐसा कोई इवेंट आ गया तो उसका रिटर्न का आपका पास प्रोबेबिलिटी क्या है? दूसरी चीज, आपको लगता है आप महीने के 500 डालो, 500 डालो, आपकी कोई पर्सनल आर्थिक स्थिति खत्म हो गई तो कुछ इफेक्ट आ गया, आपकी जॉब की सैलरी नहीं बढ़ी। लोग तो ऐसे सोच लेते हैं इस महीने 500 डालूंगा, अगले साल में महीने के 10,000 कर दूंगा, उससे अगले महीने में 20,000 कर दूंगा। भाई तुम्हारी लाइबिलिटीज नहीं बढ़ रही थी? 20,000 for 20 years we are putting the same money. अब बताओ। तो देन इट्स अ गुड थिंग। अगर आप पे वो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होगा तो देन इट्स अ गुड थिंग, अगर 20,000 रुपए पड़े हुए हैं तो। सो लाइक का सर्विस क्लास 1 जिसको पता है मेरी एक रेगुलर इनकम आनी ही यस, आनी फॉर द है। सर्विस क्लास 1 इट इज अ गुड ऑप्शन। जिसका बिजनेस, जिसकी जॉब है, जिसको पता है उसका एक कॉर्पस साइड में पड़ा हुआ है, इट इज अ गुड वन, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट जैसा आपका क्वेश्चन था दोनों में से, हमने ये नहीं बोला मुझे सर्विस क्लास वाले, अगर नॉन सर्विस क्लास है तो मैं तो घंटा नहीं बोलूंगा कि कोई ऐसे SIP करे महीने का जोड़ जोड़ के। प्रतीक, मैं ना ये क्वेश्चन ना आपके लिए भी है और दीपक के लिए भी है। वो क्या क्वेश्चन है कि आप दोनों बिजनेसमैन हो, आपने काम शुरू किया, मल्टीपल काम शुरू करे, क्या आप लोग अपने लिए सैलरी ड्रॉ करते हो? सर मैं तो नहीं करता, मैं क्यों? बहुत ये तो बहुत गलत है। मैं इस चीज से अवेयर हूँ, बट मैं आगे जाके करूंगा, बट करनी चाहिए, बहुत सही बात है। सर आप बताओ। ऐसा सभी कुछ अपना है तो उसमें नहीं, सैलरी और जिस महीने सब कुछ अपना नहीं होता फिर उस महीने क्या होता है? उस ऐसी की महीने तैसी। जो तुम जोड़ के रखती हो उससे ले लेते हैं ना। मेरे पास तो नहीं है भाई कोई जोड़ने के हाँ, लिए, उसके पास तो नहीं है। मेरी भी तो सोचो। नहीं, उस टाइम इफेक्ट आता है, सच बिकॉज बोले। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई आप जो है आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो बट यू आर नॉट टेकिंग एनी अमाउंट फ्रॉम इट, तो इज इट वर्थ इट और नॉट? इट्स नॉट वर्थ इट। ये क्वेश्चन सुन के मेरे पापा बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं कैसा चल रहा है काम, तू कितनी सैलरी विड्रॉ करता है। मैं कहता हूँ अभी कॉल करता हूँ थोड़ी बस देर में। उनको कहना अगर वो खुश हो जाए कि यूएस की टिकट भेज दे और यार कुछ ये नहीं बोलने की जरूरत है क्या? साथ ही चलेंगे ना, और ठीक क्या। है। तो दोस्तों ये थी चर्चा प्रतीक साहनी के साथ, जिसमें हमने जिंदगी के कई पहलुओं पे बात करी। लेकिन एक चीज जो इन्होंने हमेशा कहा कि कोई स्ट्रेटजी चल रही है कोई नहीं चल रही है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो भी आप काम करें उसमें लगन होनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप कुछ भी करेंगे तो वो हमेशा कामयाबी देगा। कुछ कंट्रोवर्शियल बातें इन्होंने बताई दुबई के बारे में, कुछ ट्रेडर्स के बारे में, कुछ और लोगों के बारे में, तो प्रभु माफ करना अगर इन्होंने कुछ बोल दिया हो। मेरी तरफ से भी माफी तो है। हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ चर्चा से चर्चा निकलती गई और चर्चा हो गई। जेन्युइन चर्चा। तो मतलब इसे चर्चा टू द पावर ऑफ क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि चर्चा से चर्चा चली और चर्चा हो गई। कंपाउंडिंग, सुपर कंपाउंडिंग। तो इट वाज चर्चा क्यूब बिटवीन 3 people wearing red t-shirts today एंड फ्रॉम द लकोस्टे। and from the brand Lacoste। एंड इस बार प्लीज एक्सपेक्ट करते हैं आना चाहिए, कुछ कमी कर दें 8,000 से वापस। तो Lacoste भाई तुम हमें कुछ यार स्पॉन्सरशिप ही दे दो, हम तो देखो कह रहे हैं मुंह से। हाँ। चलो, तो उम्मीद करता हूं कि प्रतीक भाई की आज इस डिस्कशन से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर लोग चाहते हैं कि और हम इस बारे में चर्चा को कंटिन्यू करें, और प्रतीक भाई जैसे कि यूएस शिफ्ट हो रहे हैं और उससे पहले हम इनका एक और पॉडकास्ट करें, तो कमेंट में वैल्यू लिखिए। अगर मेरे को 5,000 वैल्यू मिल गई तो मैं इनके साथ दोबारा पॉडकास्ट करूँगा। और हो सके तो दीपक वाधवा ऑफिशियल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और फॉरवर्ड भी करें, अपने दोस्तों में फैलाएं थोड़ा सा प्लीज़। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए पॉडकास्ट बनाने में। इसी आशा के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। थैंक यू प्रतीक, थैंक्स फॉर थैंक यू कमिंग। सो मच। थैंक यू प्रतीक, Thank थैंक यू you सो very मच, much. थैंक यू।